हेलो एवरीवन, मैं आकाश रांगडाले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहां पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 9वीं का रसायन विज्ञान। और आज हम कवर करने वाले हैं हमारा जो पाठ क्रमांक 1 है, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ, उससे बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब MCQ क्वेश्चंस। तो आज स्टूडेंट्स हम उन क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो आपसे जनरली आपके एग्जामिनेशंस में पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो हम इस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में, एक ही स्लॉट में कवर करेंगे और इस चैप्टर से बहुत सारे जो हम MCQ क्वेश्चंस हैं उसको एक के बाद एक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर पहला कौन सा है। देखिए, तो अब पहला जो सवाल है वो क्या है कि जब वायु का दाब घटता है तो क्वथनांक पे क्या असर पड़ता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो क्वथनांक है वो क्या होता है। तो एक ऐसा तापमान, ठीक है, एक ऐसा तापमान जिसमें कोई द्रव यदि है तो वो वायु यानी कि गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उस तापमान को हम क्या बोलते हैं भाई, क्वथनांक कहते हैं, है ना। तो अब क्या है कि जैसे जैसे वायु का दाब कम होगा तो क्वथनांक कैसा होगा, तो भाई क्वथनांक भी कम होगा। वायु का दाब यदि कम होगा तो क्वथनांक कैसा होगा, कम होगा। क्वथनांक का मतलब क्या है कि जो द्रव है, ठीक है, उसके जो कण है वो ऊपर आ जाए और वो गैस में परिवर्तित हो जाए। समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, है ना, ध्यान से देखिए। तो देखिए, मैं दो कंडीशन अलग अलग ले रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब भाई ये यहां पर भी एक द्रव भरा हुआ है, यहां पर भी एक द्रव भरा हुआ है, ठीक है, दोनों में द्रव भरा हुआ है ना। अब यहां पर जो दाब है वो ज्यादा है, यहां पर जो दाब है वो ज्यादा है, ठीक है। कौन सा दाब है भाई, पर्यावरणीय दाब जो है वो ज्यादा है। अच्छा, यहां पर जो दाब है वो कैसा है, तो वो कम है। पहले वाले केस में, ठीक है, पहली वाली स्थिति में जो दाब है वो ज्यादा है और दूसरे वाले केस में जो दाब है वो कम है। अब यदि आप इसको गर्म करोगे, देखो ध्यान से देखो, आपने इसको भी गर्म करना स्टार्ट किया, है ना, ये गर्म करना स्टार्ट किया, आपने यहां भी आग लगाई। तो जब आप इसको गर्म करोगे तो क्या होगा, जब हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो एक ऐसी बिंदु आती है, एक ऐसा तापमान आता है जिसमें आपका जो द्रव है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है ना। पर अब आप बताइए, यदि ऊपर से दाब लगेगा, क्वथनांक, है ना, जब क्वथनांक आप बिंदु पर पहुंचेंगे तो जो द्रव है, इसके अंदर एक द्रव भरा हुआ है, तो जो द्रव के कण है वो बाहर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, वो बाहर जाने की कोशिश करेंगे। पर यदि दाब ज्यादा होगा तो वो उसको दबा कर रखेगा, तो उसको फिर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ज्यादा तापमान देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ज्यादा तापमान देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है है ना, ठीक है। कुछ इसी तरीके से यदि दाब कम होगा तो यदि आप इस द्रव के कण को ऊपर की तरफ भेजना चाहते हैं तो आपको तापमान कम देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब तापमान ज्यादा देंगे तो देखो, जब दाब ज्यादा होगा तो तापमान भी ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब ये कि जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा। तो क्वथनांक कैसा हो जाएगा इसमें, तो इसमें भी बढ़ जाएगा और इसमें कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब जो हमारा सवाल है वो यही तो है कि वायु का दाब जैसे जैसे घटता है, वायु का दाब जैसे, कौन सी वायु, ये जो ऊपर है ना, वातावरण की जो वायु है इसकी बात हो रही है। तो जैसे जैसे वायु का दाब घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है, तो क्वथनांक जो है वो भी कम होने लगता है। तो हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ख। चलिए इसको चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल क्या है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है कि गैस का द्रव में जब परिवर्तन होता है, जब हम, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, गैस का द्रव में परिवर्तन करते हैं, है ना, गैस का जब हम द्रव में परिवर्तन करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, ठीक। तो कैसे करोगे, देखो ध्यान से देखो, गैसीकरण तो अलग चीज है, इन सबको हम समझ लेते हैं तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। आप हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि जब भी आप सवाल लगाते हैं तो इसके ना दो फायदे होते हैं। सबसे पहला तो ये कि जितने आप ज्यादा सवाल लगाते हैं उतने अच्छे तरीके से आपकी एग्जामिनेशन में तैयारी होती है, पहली बात। और दूसरी बात कि जितने आप क्वेश्चंस लगाएंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है, और आपकी परीक्षा में आने वाले सवालों की जो, ठीक है, प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। क्योंकि आप जब बहुत सारे सवाल लगाएंगे तो परीक्षा में आने वाला सवाल उन्हीं के बीच में से आएगा। तो आप यदि चैप्टर का रिवीजन करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, तो आप सवाल ज्यादा से ज्यादा लगाइए। जब आप सवाल ज्यादा लगाते हैं तो उससे रिवीजन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। सिर्फ जिन चीजों को पढ़ लिया गया है उन्हीं को यदि आप बार बार ऐसे पलट पलट कर देखेंगे तो वो रिवीजन करने का बहुत ही पुराना तरीका है, ठीक है, और वो असरदार तरीका नहीं है।
है ना। असरदार तरीका क्या है, आप किसी भी अध्याय को यदि स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाइए। अब जैसे इस सवाल के चक्कर में हमारे 4 टॉपिक्स का रिवीजन हो जाएगा, समझते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले तो गैसीकरण है। तो गैसीकरण क्या होगा कि कोई भी जो द्रव है, ठीक है, वो किस में परिवर्तित हो रहा है, गैस में परिवर्तित हो रहा है, तो हम उसे कहेंगे गैसीकरण। अच्छा, फिर ऊर्ध्वपातन है, इसमें कोई ठोस जो रहेगा वो गैस में परिवर्तित होगा। अच्छा, इसके बाद संघनन है। संघनन क्या होगा, जो गैस होगी वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। और अंत में हमारा जमना। तो जमना क्या होगा, जो द्रव होगा वो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। तो समझने के लिए हम इस तरीके से बना लेते हैं यहाँ पर, है ना। देखो ध्यान से देखो भाई, मैंने लिखा एक तरफ ठोस, एक तरफ मैंने लिखा द्रव, और एक तरफ मैंने लिखा, ये यहां पर मैंने लिख दिया गैस, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिए अब, है ना। तो ठोस से यदि आप द्रव में जाते हैं, द्रव से गैस में, या फिर आप इस तरीके से जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है, या फिर गैस से द्रव में भी आप जा सकते हैं। तो गैस से जब आप द्रव बनाएंगे तो क्या कहेंगे, है ना, आप उसको संघनन कहेंगे, संघनन कहेंगे। हम अपना सिर्फ सवाल नहीं करेंगे, हम सवाल के साथ साथ अपना जो चैप्टर है उसका भी रिवीजन करेंगे। मतलब ये कि आज की जो क्लास होगी उसमें चैप्टर का रिवीजन भी साथ में चल रहा होगा, और जो सवाल हैं वो भी हम कर रहे होंगे, है ना। चलिए, अब ठोस से जब आप द्रव बना रहे हो तो क्या कह रहे हो भाई, जम रहा है, इसलिए तो जो है पानी जब जम जाता है तो वो क्या बन जाता है, ठीक है, पानी जब जम जाता है तो वो क्या बन जाता है भाई, वो बर्फ बन जाता है। तो ठोस से द्रव जो है वो गलन है, पर द्रव से जो ठोस है वो जमना है। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से ठोस से जब आप गैस बनाते हो तो आप उसको क्या कहते हो भाई, ऊर्ध्वपातन कहते हो, है ना। तो अब सवाल पर आते हैं कि गैस का द्रव में जो परिवर्तन है, गैस का द्रव में जो परिवर्तन है, यानी कि ये वाली क्या है, ये है हमारा संघनन। तो भाई हमारा जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, दिस इज अवर आंसर, संघनन, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं एक बार, ध्यान से देखिए, बिल्कुल सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हमें सवाल तो करने ही हैं, बट साथ में इस पूरे चैप्टर का रिवीजन भी करना है। तो जितनी शब्दावली, जितने वर्ड्स यहां पर आएंगे, मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको वो सारी चीजें भी बताता चलूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगला सवाल क्या है, वह ताप जिस पर ठोस जो है ना, वह ताप जिस पर ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। वह तापमान जिस पर जो ठोस है, ठीक है, वो किस में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ये कि आप एक बर्तन में बर्फ लीजिए, है ना, और बर्फ में जब आप क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे, तो एक ऐसा तापमान होगा जिस पर जो बर्फ है वो आपके जल में परिवर्तित हो जाएगी। इसका मतलब एक ऐसा तापमान जिसमें जो ठोस है वो किस में परिवर्तित हो गया, द्रव में परिवर्तित हो गया। जो ठोस है वो गल गया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे भाई, उसको हम क्या बोलेंगे, तो द्रवणांक बोलेंगे, और गलनांक भी बोल सकते हैं, है ना। दोनों चीजें हम बोल सकते हैं। ठोस से किस में परिवर्तित हुआ, द्रव में परिवर्तित हुआ। विज्ञान में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि अलग अलग शब्दावली, अलग अलग वर्ड्स को वो कभी कभी यूज कर लेते हैं। तो गलनांक भी हो सकता है, द्रवणांक भी हो सकता है ना। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। देखिए ये हमारा आंसर है ना। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो चलिए, अब अगला सवाल क्या है कि जो पदार्थ के कणों का एक साथ बांध कर रखने वाला बल, हमने ये पढ़ा था कि जो पदार्थ होता है वो अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ऐसा बल जो उन सभी कणों को आपस में जोड़कर रखता है, हम उसको कौन सा बल कहते हैं। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले तो है अंतरा अणुक स्थान। तो ये तो स्थान है, बल नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। अच्छा, बंधन भी नहीं होगा, है ना, स्थान तो नहीं होगा, बंधन भी नहीं होगा। अच्छा, नाभिकीय बल जो है ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये नाभिक में लगता है, और जब हम पदार्थ की बात करते हैं तो ये नाभिक, ठीक है, उससे मतलब अंदर उसके नाभिक है, बट नाभिक जो है वो परमाणु के अंदर वाली बातें हैं। और जब आप पदार्थ की बात करते हो तो हम कणों की बात करते हैं, इसीलिए क्या होगा, अंतरा अणुक बल। बात समझ में आ रही है। तो हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए भाई, अंतरा अणुक बल, है ना। देखिए, अंतरा अणुक स्थान नहीं हो सकता, हम बात कर रहे हैं बल की, स्थान की बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको चीजों को याद कर लेना है, ठीक है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। कभी कभी इस तरीके के ऑप्शंस दे दिए जाते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, वो चीज़ सीधे आपके अंदर कनेक्ट हो जाएगी, है ना। चलिए, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। चेक करते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स को जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं चैप्टर का भी रिवीजन करा रहा हूं, है ना। तो आप सवाल के साथ साथ जो भी चीजें मैं बताता जा रहा हूं उसका भी रिवीजन करेंगे, उसको अपनी कॉपी में साथ में लिखते जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, देखते हैं। अब अगला सवाल है, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध जो है वो वायु में चारों तरफ फैल जाती है।
इसका मतलब ये कि जब आप इत्र को एक जगह पर रखेंगे तो दूर तक उसकी जो गंध है वो फैल जाएगी। तो भाई वो विसरित हो रही है ना, जब वो विसरित हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, विसरण बोलेंगे। वाष्पन कुछ और है, वाष्पन कुछ और चीज है। वाष्पन का मतलब ये कि जब आप किसी द्रव को तापमान देते हो तो एक समय बाद, है ना, वो किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में, तो वो वाष्पीकृत होना इस वाष्पन। उसी तरीके से संघनन कुछ और है, घनत्व का बढ़ना, संपीड़न करना, दैट इज संघनन, है ना। और द्रवण भी कुछ और है। बात समझ में आ रही है? द्रवण क्या होगा, जब आप किसी ठोस को, जैसे कि बर्फ लिया आपने, है ना, और बर्फ को आपने तापमान दिया तो एक समय बाद जो बर्फ रहेगा वो पिघल जाएगा, तो वो द्रवण हो गया। तो आंसर क्या है, विसरण। मतलब ऑप्शन नंबर ख जो है वो हमारा सही होना चाहिए। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है। तो ये फैलना क्या हुआ बच्चों, ये फैलना जो हुआ ये हुआ हमारा विसरण। तो यही हमारा आंसर है। चेक करते हैं, बिल्कुल सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन पदार्थ का मौलिक गुण है। मौलिक मतलब ये, जब ये मौलिक गुण की बात आती है तो आप याद करेंगे कि उस चीज की परिभाषा क्या है। भाई आप बात कर रहे हैं मौलिक गुण, है ना, तो जो भी पदार्थ की परिभाषा होगी उसका रिवीजन यहां से हो जाएगा। तो भाई मौलिक गुण क्या है, तो मौलिक गुण है आपका, देखिए, द्रव्यमान और आयतन। मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाया है कि जो पदार्थ होता है उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है ना, वो कुछ आयतन घेरते हैं, ठीक है, और वो अलग अलग कणों से मिलकर बने होते हैं। तो मौलिक गुण क्या है भाई, पहला ही ऑप्शन सही होना चाहिए, द्रव्यमान और आयतन। तापक्रम और दाब, घनत्व और संपीड़ितता, ठोस द्रव गैस, ये तो प्रकार है, ये गुण नहीं है, ठीक है। कभी कभी आप लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, आप जो है जो भी सामने पहले दिखा, जैसा आपने याद किया हुआ था वैसा लिख देते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ठोस, द्रव और गैस जो है ये उसके प्रकार हैं, ये मौलिक गुण नहीं है। मौलिक गुण क्या है भाई, द्रव्यमान होगा और क्या होगा, आयतन होगा। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए, है ना। चेक करते हैं, देखिए बिल्कुल सही बात है। तो जैसे जैसे हम अलग अलग सवालों को करते जाएंगे तो उसके दो फायदे होंगे, वो कॉन्सेप्ट तो हमें बनेगा ही बनेगा, और हमारा जो पूरा चैप्टर है उसका रिवीजन हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, है ना। अब ये कह रहे हैं कि भाई पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के कणों के बारे में बात की जा रही है। तो आप याद करिए, मैंने आपको पदार्थ के कण और उनके गुणधर्म के बारे में बताया था, है ना। तो ये कह रहे हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, सूक्ष्म तो होते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, इनकी गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि वो गतिशील होते हैं, है ना, तो ये भी सही है। अच्छा, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल आकर्षित करते हैं, तब तो वो पदार्थ बनता है ना। एक कण ने दूसरे को आकर्षित किया, सब आपस में यदि आकर्षित करेंगे तो वो जो मिलकर एक नया स्वरूप बनेगा उसको ही हम क्या बोलते हैं भाई, उसी को हम पदार्थ बोलते हैं। तो वो एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं, तो छोटे होते हैं, ऊर्जा युक्त होते हैं और आकर्षित करते हैं। इसका मतलब आंसर हो गया इनमें से सभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना, चेक कर लेते हैं इसको, बिल्कुल सही है। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो देखिए, हमारे आसपास जो पदार्थ की अवस्था है वो मुख्य रूप से 3 होती है ना, ठोस, द्रव और गैस। हमारे आसपास जो अवस्थाएं हैं वो मुख्य रूप से 3 होती हैं, ठीक है। पर सच्चाई ये है कि जब हम धरती के आयन मंडल से बाहर निकलते हैं, है ना, तो एक और अवस्था के बारे में मैंने आपको बताया था, प्लाज्मा, ठीक है। तो अभी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं जब पूछा जाए, है ना, तो पहले आप ये देखें कि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, कुल कितनी अवस्थाओं के बारे में पूछ रहे हैं या हमारे आसपास की अवस्थाओं के बारे में बात की जा रही है। यदि वो कुल अवस्थाओं के बारे में पूछेंगे तो आप हमेशा कितनी बताएंगे, 5। पर यदि वो बेसिक मौलिक अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे जो हमारे आसपास पदार्थ की होती है, तो आप बात किसकी करेंगे, तो आप बात करेंगे 3। तो क्योंकि वो पूछ रहे कितनी अवस्थाएं होती हैं, मतलब वो कुल अवस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए जो हमारा आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी यानी कि ग, और आंसर होना चाहिए 5। बात समझ में आएगी, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, है ना। चलिए, अब लिखा हुआ है निम्न में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है। इन चारों में से एक ऐसी चीज है जो पदार्थ का गुण नहीं है। तो कौन सी 4 चीजें हैं, ध्यान से देखो भाई, घनत्व है, संपीड़ितता है, और तरंग धैर्य है, और विसरण है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो इत्र है उसका विसरण होता है, और इत्र एक पदार्थ है, तो ये तो बिल्कुल सही है। अच्छा, घनत्व भी होता है भाई, जिसका भी द्रव्यमान होगा उसका और आयतन होगा, तो हम कैसे पढ़ते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो ऐसी कोई भी चीज जिसका द्रव्यमान होगा जो कि किसका होता है भाई, पदार्थ का होता है,
तो ऐसी कोई भी चीज जिसका द्रव्यमान होगा और आयतन होगा उसका बिल्कुल घनत्व होगा। अच्छा, जो पदार्थ है उसको आप संपीड़ित कर सकते हैं। जब आप गैसों की बात करते हैं तो गैस संपीड़ित हो सकती है, इसका मतलब ये भी सही है, पर तरंग दैर्घ्य नहीं होती। तो ये जो है ये गलत है ना। इन्होंने पूछा है नहीं है। कभी कभी आप जल्दी में होते हैं, आप कोई भी ऑप्शन पे टिक लगा देते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। आराम से करेंगे, पूरे चैप्टर का रिवीजन भी करेंगे और क्वेश्चंस के अंदर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना उसको भी सीखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं, बिल्कुल सही है। अब देखिए किसकी संपीड़ितता सबसे कम होती है, ये पूछ रहे हैं संपीड़ितता। अब ये क्या है, संपीड़न होने की जो गुणधर्म है उसको हम बोलते हैं संपीड़ितता। ठीक है, इसका मतलब ये कि जब आप किसी चीज को प्रेस करते हैं, जैसे कोई ठोस आपने लिया, ठोस को जब आप दबाने की कोशिश करेंगे, जैसे मेरी घड़ी, मैं दबाने की कोशिश कर रहा हूं पर ये नहीं दबेगी। पर यदि मेरे पास एक गुब्बारा है और उसके अंदर एक गैस भरी हुई है और यदि उसे मैं दबाने की कोशिश कर रहा हूं तो वो जल्दी दब जाएगी। तो जिसका घनत्व कम होता है उसकी संपीड़ितता ज्यादा होती है, वो ज्यादा संपीड़न कर सकता है ना। तो ठोस का घनत्व ज्यादा होता है और गैस का कम होता है। तो किसकी संपीड़ितता सबसे कम होती है, मतलब किसको आप आसानी से दबा नहीं सकते, तो वो क्या है भाई, तो वो होगा आपका ठोस होगा। वो क्या होगा, वो आपका ठोस होगा। बात समझ में आ रही है। तो ठोस को आप आसानी से नहीं दबा सकते। अच्छा, ठोस से थोड़ी सी ज्यादा संपीड़ितता किसकी होती है भाई, द्रव की होती है। द्रव से ज्यादा किसकी होती है, गैस की होती है, और गैस से ज्यादा प्लाज्मा की होती है ना। हमने प्लाज्मा के भी बारे में पढ़ा था कि जब किसी गैस को आप बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं तो जो गैस है वो आयनीकृत हो जाती है, और वो जो आयनीकरण है गैस का, उसके बाद जो अवस्था मिलती है पदार्थ की, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, प्लाज्मा बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, ठोस होना चाहिए। सवाल भी करेंगे, कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। ठीक है, यहीं पर हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। ध्यान से देखो, तो आंसर होना चाहिए हमारा ठोस। ठीक है, अब देखो अब ये पूछ रहे हैं निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई सवाल पढ़ें तो आप सवाल के अंदर जो मुख्य शब्द है ना उसका चयन जरूर करेंगे। एक टैलेंट होता है, बहुत सारे बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं और वो एग्जामिनेशन में ये देखते हैं कि जैसा सवाल वो पढ़कर आए हैं क्या वैसा ही सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो बड़ी कक्षाओं में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आप जैसा सवाल पढ़कर आए वो वैसा ही क्वेश्चन आपसे पूछ लें, है ना। इसका मतलब ये कि बात किसकी हो रही है, घनत्व की हो रही है। और कैसी बात हो रही है, कम या अधिक वाली, तो अधिक बात हो रही है। तो किसी सवाल को पढ़कर उसका जो अर्थ है वो निकालना, ये भी एक टैलेंट होता है। आप यदि ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो ये धीरे धीरे आपके अंदर आ जाएगा और उसके बाद फिर आपको एग्जामिनेशन से डर नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई तो खूब करते हैं पर जब वो एग्जामिनेशन में जाते हैं, क्वेश्चन पेपर जब सामने आता है तो उसके बाद वो घबरा जाते हैं। तो इसकी जरूरत ही नहीं है ना। हम अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट जो है, सवाल को पढ़ते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, ये सारी चीजें भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। बात समझ में आई। चलिए, तो बात हो रही है किसकी, घनत्व की। और जो घनत्व है, ठीक है, वो किसका अधिक होगा, तो भाई ठोस का अधिक होगा। किसका अधिक होगा, ठोस का अधिक होगा। ठोस जो है उसका द्रव्यमान बटा आयतन का जो अनुपात होता है, ठीक है, उसी को हम घनत्व कहते हैं, है ना, ये दिया हुआ है। तो ठोस का जो घनत्व है वो कैसा होगा, वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। सामान्यतः ऐसा होता है कि जो ठोस है वो पहले द्रव में परिवर्तित होता है और द्रव के बाद फिर वो वाष्प यानी कि गैस में परिवर्तित होता है। बट कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे कपूर, नेप्थलीन की गोलियां। बात समझ में आ रही है। जैसे कि कपूर हो गया, नेप्थलीन की गोलियां हो गई, ये कैसी होती है, तो भाई ये ठोस में होती है और ये अपने आप ही गैस में परिवर्तित हो जाती है, ये द्रव रूप धारण ही नहीं करती है। तो इन्होंने कहा है कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तित होना तो क्या कहलाएगा, तो ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। ये सारी चीजें जो हैं वो आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। तो किसी ठोस पदार्थ का वाष्प से किसमें परिवर्तित होना, ऊर्ध्वपातन, है ना। किसमें, सॉरी, ठोस का किसमें परिवर्तित होना, वाष्प में परिवर्तित होना, तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा ऊर्ध्वपातन। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए, है ना। देखिए बिल्कुल सही है। चलो अब देखो, अब अगला सवाल जो है इसमें कहा गया है कि जो वाष्पन की प्रक्रिया होती है उससे क्या उत्पन्न होता है। तो आपने देखा होगा गर्मियों के समय पर जब भी हमें पसीना आता है, ठीक है, जब भी हमें पसीना आता है और हम किसी ऐसी जगह पर बैठे होते हैं जहां पर हवा चल रही होती है तो हमें ठंडक फील होती है। कुछ इसी तरीके से आप यदि अपने हाथ के ऊपर पेट्रोल डालिए या स्प्रिट डालिए, ठीक है, या नेल पेंट रिमूवर डालिए, तो आपको यह महसूस होगा कि आपको ठंडा लगेगा।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने यदि पेट्रोल डाला तो पेट्रोल ने आपकी बॉडी से, आपके शरीर से ऊष्मा ली और वो जो है वो वाष्पीकृत हो गया, तो वो ऊष्मा लेकर बाहर चला गया, तो बदले में आपको क्या मिली भाई, आपको शीतलता मिली। तो ये वही पूछ रहे हैं कि वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होगी, तो भाई वाष्पन की प्रक्रिया जब होगी तो उससे ठंडक पैदा होगी। बात समझ में आ रही है, क्या पैदा होगी, ठंडक पैदा होगी, है ना। जब आपने पेट्रोल को हाथ पर डाला था तो आपको ठंडा लगा ना, इसका मतलब ये कि जब कभी भी वाष्पन होगा तो उससे क्या पैदा होगी, ठंडक पैदा होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, ठंडक। ठीक है, चेक करते हैं, देखिए बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगला क्या सवाल है भाई, 100 डिग्री सेल्सियस को 100 डिग्री सेल्सियस जो आपका तापमान है उसको केल्विन में बताना है। तो जब मैं आप लोगों को क्वथनांक और गलनांक के बारे में बता रहा था तो वहां मैंने ये बताया था कि आपका जो तापमान है उसकी अलग अलग इकाइयां होती हैं, जिसमें से जो एसआई इकाई है, ठीक है, एसआई इकाई है वो आपकी केल्विन है। पर हम जनरली कौन सी यूज करते हैं, सामान्यतः हम लोग यूज करते हैं आपकी जो डिग्री सेल्सियस है वो। तो उसको हमने कैसे देखा था, हमने देखा था कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है स्टूडेंट्स, वो कितनी होती है, वो होती है 273.15 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 273.15 केल्विन। इसी तरीके से जो 100 डिग्री सेल्सियस है ना, वो कितना होता है, वो होता है 373.15 केल्विन। पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि कभी कभी, अभी क्योंकि कक्षा 9th में 10th में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे सवाल नहीं आते हैं, तो क्या करते हैं कि छोटी कक्षाओं में जब तक वो आप लोगों से एग्जैक्ट वैल्यू ना पूछें, आप इस वैल्यू को ले सकते हैं, इन दोनों वैल्यूज को आप क्या ले सकते हैं भाई, तो आप ले सकते हैं, इसे आप ले सकते हैं लगभग किसके बराबर, 273 के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, इससे आपका जो कैलकुलेशन होगा वो आसान हो जाएगा। अच्छा, इसको किसके बराबर ले सकते हैं, तो इसको आप 373 के बराबर ले सकते हैं। तो ये आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन में बताना है। तो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का एक्चुअल आंसर क्या है भाई, 373.15। कहीं दिया हुआ है क्या, हाँ जी बिल्कुल यहां पर दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, यदि ये पूरा दिया है तो आप फिर इसे सेलेक्ट करें, यदि नहीं दिया गया है तो फिर आप इस तरीके से करें। बात समझ में आ रही है, देखिए यदि दिया है बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा करें, नहीं दिया हुआ है तो आप उस तरीके से करें। फिर बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए, इसको हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। चलिए अब देखिए भाई, अगला सवाल क्या है, किसी पदार्थ का केल्विन में तापमान दिया हुआ है। अब किस में दिया हुआ है, केल्विन में दिया हुआ है, और हमें किस में बताना है भाई, सेंटीग्रेड में। तो डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस जो है वो एक ही है बच्चों, है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री सेल्सियस जो है वो एक ही चीज है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब क्या है भाई, ये दिया हुआ है किसमें, केल्विन में दिया हुआ है, और किसमें बताना है, सेंटीग्रेड में बताना है। तो अभी हमने ये देखा था कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, वो किसके बराबर है, तो भाई वो 273.15 केल्विन के बराबर है। ठीक है, और इसी तरीके से जो आपकी 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, तो ये 373.15 केल्विन के बराबर है ना, ये दो चीजें हैं। तो अभी किस में दिया हुआ है, देखो केल्विन में दिया हुआ है। जब आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन में लगाएं तो आप कितना जोड़ दें, आप 273 जोड़ दें। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप 273 जोड़ दें, 0.15। यदि वो पूछ रहे हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है तो आप 0.15 भी जोड़ दें। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में परिवर्तित करने के लिए इतना जोड़ना है। तो केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, तो उतना घटा दो आप, है ना। तो कैसे हो जाएगा, ठीक है, देखो 0 डिग्री सेल्सियस से किस में कर रहे हो, केल्विन में कर रहे हो, तो क्या करना है, 273 जोड़ना है। ठीक, 273 जोड़ना है ना। और यदि हम एग्जैक्ट वैल्यू इसकी लें, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू दें, है ना, 200 इतना, इसको क्या करना है भाई, इसको जोड़ना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। पर यदि आप केल्विन से किस में परिवर्तित करना चाहते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस में, तो आप क्या करेंगे, तो 273.15 जो है इसको आप घटा दीजिए, इतनी सी बात है ना। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको घटा दीजिए। चलिए इसको घटा देते हैं अपन, ठीक है। तो क्या होगा, जो भी दिया हुआ है भाई, आपका कितना दिया हुआ है, 673.15, इसमें से आप घटा दीजिए कितना, 273.15, तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया भाई, 400, है ना, कितना आया, तो ये आ गया आपका 400।
तो आपका आंसर क्या होना चाहिए भैया, आपका जो आंसर है ठीक है वो होना चाहिए 400। और ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा घ जो ऑप्शन है, घ आंसर जो है वो हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। बात समझ में आई? फिर से देखते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड से यदि आप केल्विन में लेकर जाना चाहते हैं तो इसको आप जोड़ दीजिए, ठीक। पर यदि आप केल्विन से डिग्री सेल्सियस में लेकर आना चाहते हैं तो आप इसे घटा दीजिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये कह रहे थे अभी किस में दिया हुआ था भाई, है ना, केल्विन में दिया हुआ था। दिया किस में था? केल्विन में दिया हुआ था। और बना किस में रहे हो, सेंटीग्रेड या सेल्सियस में, एक ही बात है, ठीक है। तो घटा दिया, आंसर आ गया 400। चलो क्रॉस चेक करते हैं, तो बिल्कुल सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब अगला सवाल क्या कह रहा है, सौर मंडल में जो प्लाज्मा की अवस्था है उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है। ये कह रहे हैं कि जो सौर मंडल है, सौर मंडल जो है उसमें जो प्लाज्मा है उसकी उत्पत्ति का कारण पूछा जा रहा है। तो बात किसके बारे में हो रही है? प्लाज्मा के बारे में बात हो रही है। क्या पूछा जा रहा है भाई? कारण पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कैसे? तो ध्यान से देखिए, जब तापमान बहुत ज्यादा होगा, जब तापमान बहुत ज्यादा होगा तो जो गैसीय अवस्था है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो परिवर्तित हो जाती है प्लाज्मा में। समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे अभी ध्यान से देखिए, अब मेरे पास एक डिब्बा दिया हुआ है और इसके अंदर गैस भरी हुई है ना। चलो, तो अब इसके अंदर क्या भरी हुई है भाई? इसमें गैस है, इसमें गैस भरी हुई है। अब यदि आपने इसको बहुत ज्यादा ऊष्मा दे दी, बहुत ज्यादा, देखिए ऊष्मा मोमबत्ती से नहीं देंगे। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर आप बार बार मोमबत्ती बनाते हैं, मोमबत्ती ज्यादा गर्म नहीं करती है। यदि ऐसा होता तो सब लोग मोमबत्ती से खाना बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स, वो एक समझाने के लिए है ना। अभी लकड़ी तो जलाऊंगा नहीं मैं यहाँ पर, बात समझ में आ रही है? तो देखिए, तो आपने मोमबत्ती जलाई, आपने उसको ऊष्मा दी, तो जब आप इसको बहुत ज्यादा ऊष्मा देंगे, उसका तापमान बहुत ज्यादा बनेगा, तो जो गैस है ना वो कैसी हो जाएगी? वो हो जाएगा उसका आयनीकरण। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा आयनीकरण। तो जब आयनीकरण हो जाएगा तो क्या होगा? हमें कुछ ऐसे कण मिलेंगे जो पॉजिटिव रहेंगे और कुछ ऐसे कण मिलेंगे जो नेगेटिव रहेंगे। इसी तरीके से कुछ और कण मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? ये चलता रहेगा, है ना। क्लियर हो गया? तो कुछ पॉजिटिव मिलेंगे और कुछ कैसे मिलेंगे? नेगेटिव मिलेंगे। तो इसका मतलब कि आप यदि गैस का आयनीकरण करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जो तापमान है ना, बात समझ में आ रही है, जो ताप है उसको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तापमान बहुत ज्यादा यदि होगा तो जो गैसीय अवस्था है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? तो भाई वो हो जाएगी प्लाज्मा में, है ना। बात समझ में आ रही है? गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? तो आंसर क्या होगा भाई? उच्च ताप। चेक कर लेते हैं, देखिए बिल्कुल सही है ना। अब देखो, अब ये कह रहे हैं कि गर्म करने पर गैस का जो आयतन है, गर्म करने पर जो गैस का आयतन है उसके साथ क्या होता है। तो किसी भी चीज को जब आप गर्म करते हैं, ठीक है, तो उसका जो आयतन होता है वो बढ़ने लगता है ना। तो जब आप गर्म कर रहे हो तो गैस का जो आयतन है वो क्या होगा? तो भाई वो बढ़ जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है ना। तो यही हमारा आंसर होगा। देखो बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं, जल्दी सूखते हैं, देर से सूखते हैं, क्या होता है? समझने की कोशिश करते हैं। बारिश के समय पर जो तापमान है वो काफी रहता है, पर क्या रहती है भाई? आर्द्रता बहुत रहती है, नमी बहुत रहती है हवा में। तो जब कभी भी हवा में आर्द्रता या नमी बहुत ज्यादा रहेगी तो उसमें क्या होगा कि जो कपड़े होंगे ना वो देरी से सूखेंगे। बात समझ में आ रही है? इसीलिए बारिश के समय पर जो कपड़े होते हैं वो देरी से सूखते हैं। और यदि बहुत दिन तक सूरज नहीं निकलता है, धूप नहीं निकलती है, तो उनमें से स्मेल भी आने लगती है। क्यों आने लगती है? क्योंकि कपड़ों के अंदर जो जल या और जल के वाष्प मौजूद हैं वो बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। बात समझ में आ रही है? इसीलिए आपकी जो आर्द्र वायु है, मतलब ऐसी वायु जिसमें आर्द्रता बहुत ज्यादा है, जल वाष्प बहुत ज्यादा है, उस समय पर जो गीले कपड़े होते हैं वो देरी से सूखते हैं। बात समझ में आ गई? तो यही हमारा आंसर है। चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल क्या है कि हवादार जगहों पर द्रव के जो वाष्पन का वेग है, मतलब ये कि जहां पर हवा चल रही है वहां पर द्रव का वाष्पन जो होगा वो जल्दी होगा कि देरी से होगा, इसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं। तो कह रहे हैं हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का जो वेग है वो घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वाष्पन का वेग, हवा चल रही है तो मैंने कैसे बताया था? मैंने 4 चीजें बताई थी आपको, याद करिए कि यदि हवा या वायु की गति बहुत ज्यादा है तो जो वाष्पीकरण है वो जल्दी होगा। बात समझ में आई? तो वाष्पन, यदि हवा तेज चल रही है तो वाष्पन जो है वो भी बढ़ जाएगा। क्लियर? क्या हुआ इसका मतलब? हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
हवा तेज चलेगी तो कपड़े जल्दी सूखेगा, है ना, तो ये हमारा आंसर होगा। देखते हैं, बिल्कुल सही है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। मतलब हमें इन जितने भी कथन यहां पर दिए हुए हैं उनमें से जो गलत कथन है ना, वो बाहर निकालना है। चलो देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है पदार्थ जो है वो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। ये तो भाई सही है, बिल्कुल सही है। हमने कई बार पढ़ा है, आप सब लोगों को याद भी हो गया है, कई बार पढ़ाया गया कि जो आपके सूक्ष्म पदार्थ के जो कण होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं। अच्छा, हमेशा गतिशील रहते हैं, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। चलो, ये भी सही है। अब आते हैं लास्ट वाले पर, ठोस की संपीड़ितता द्रव से अधिक होती है। ये कहना चाह रहे हैं कि आप ठोस को जल्दी से दबा सकते हैं, किसकी तुलना में, द्रव की तुलना में। तो ये बिल्कुल नहीं होता है। द्रव का जो संपीड़न है वो ज्यादा होता है और जो ठोस है उसका संपीड़न कम होता है। तो ये जो है ये गलत है। तो यही हमारा होना चाहिए ऑप्शन, है ना। चेक करते हैं, तो बिल्कुल सही है ना। चलो, अब अगला सवाल, तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ क्या कर रहे हैं, एक ठोस पदार्थ लिया गया है, उसका तापमान बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ठोस पदार्थ का यदि तापमान बढ़ाते हैं तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो सीधे जो है वो द्रव में परिवर्तित हो जाए, या फिर वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए। सामान्यतः ऐसा होता है कि जो आपका ठोस होता है वो द्रव में परिवर्तित होता है ना। जैसे आप बर्फ को गर्म करते हो तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। बट कुछ ऐसे अपवाद हैं जिसमें जो ठोस है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि कपूर। बात समझ में आ रही है, कैम्फर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। कपूर को आप बहुत देर तक रख दीजिए, नेफ्थलीन की गोलियों को आप बहुत देर तक रख दीजिए, तो क्या होगा, वो ठोस रूप में पाई जाती है, पर धीरे धीरे जो है उनका आकार कम होने लगेगा। इसका मतलब वो गैस में परिवर्तित हो रही है। तो ठोस में जब आप तापमान देते हो तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो द्रव में परिवर्तित हो रहा है या फिर वो गैस में परिवर्तित हो रहा है। तो समझते हैं, द्रव में परिवर्तित हो सकता है, बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में जा सकता है, दोनों चीजें हमने डिस्कस की। अपरिवर्तित रह सकता है, हाँ ये भी हो सकता है कि आप किसी ठोस को ऊष्मा दें, इतनी नहीं दें जितनी सूरज के वातावरण में है, बट आप यदि ऊष्मा देते हैं तो हो सकता है कि वो अपरिवर्तित रह जाए। तो जब आप ठोस को ऊष्मा देते हैं, उसका तापमान बढ़ाते हैं, तो इनमें से कोई भी हो सकता है। अब यदि आपका ठोस बर्फ है तो भाई किस में होगा, वो पानी में बदल जाएगा, जल में बदल जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। अच्छा, यदि वो कपूर है या नेफ्थलीन की गोलियां हैं तो वो इस तरीके से हो जाएंगी, है ना। इसी तरीके से अपरिवर्तित भी रह सकता है। बात समझ में आ रही है। तो ये ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए, ऑप्शन क्रमांक घ। क्लियर। तो चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं, निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है। ठीक है, निम्न में से किसका जो ऊर्ध्वपातन है वो होता है। ठीक है, तो गंधक का तो नहीं होता है, मैग्नीशियम का भी नहीं होता है, ब्रोमीन का भी नहीं होता है। यहां पर यह होना चाहिए था आयोडीन। ठीक है, तो निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है भाई, तो आयोडीन का होता है। बात समझ में आ रही है, किसका होता है, तो आयोडीन का होता है। आयोडीन को आप रखेंगे तो उसका जो है ऊर्ध्वपातन होगा, वो ठोस अवस्था में होती है, पर जब आप उसमें थोड़ा भी तापमान यदि बढ़ेगा, है ना, तो वो सीधे गैसीय अवस्था में आ जाएगी। तो आयोडीन कैसा है भाई, ये हमारे समूह 17 में आता है ना, एक तत्व है। ठीक है, तो आयोडीन आंसर होना चाहिए। चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है। तो पदार्थ क्या होते हैं भाई, जो पदार्थ होते हैं उनका एक आयतन होता है, एक द्रव्यमान होता है। आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है, स्थान घेरते हैं और छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और बहुत सूक्ष्म होते हैं पदार्थ के जो कण होते हैं वो, है ना। तो ये पूछ रहे हैं निम्न में से कौन सा पदार्थ है, तो भाई गंध, ठंडा, प्रेम, ठंडा पेय। तो ठंडा जो है वो गुणधर्म है, ठंडा होना। ठंडा होना क्या है, गुणधर्म है। ठंडा कोई पदार्थ नहीं होता। आप किसी चीज के गर्म होने और ठंडे होने को महसूस कर सकते हो, आप टच नहीं कर सकते हो, है ना, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, प्रेम जो है, जैसे आप लोगों का केमिस्ट्री को लेकर बहुत ज्यादा प्रेम बढ़ जाता है जब आपकी परीक्षाएं पास आने लगती हैं, तो जो प्रेम है वो भी एक भावना है, वो आपका वो पदार्थ नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, जो गंध है, ठीक है, तो गंध भी नहीं हो सकती, तो क्या होगा भाई, ठंडा पेय होगा, है ना। बात करते हैं लस्सी की, बात करते हैं लस्सी की, या किसी कोल्ड ड्रिंक की आप बात कर लीजिए, तो जो ठंडा पेय है वो क्या होगा, वो होगा आपका पदार्थ। बात समझ में आ रही है। तो यही हमारा सही ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। चलिए
अगला जो सवाल है, पिछले में पूछा था इन्होंने कि इनमें से कौन सा पदार्थ है, अब ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, तो भाई हवा तो है, जल भी है, ठीक है, और भोजन भी है। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनके पास आयतन है और द्रव्यमान है। ठीक है, पर जब आप बात करते हैं स्नेह की, तो स्नेह क्या है, स्नेह जो है वो भी प्रेम का एक प्रकार है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जब आप स्नेह की बात करेंगे तो ये एक भावना है, इसका द्रव्यमान नहीं होता, इसमें पावर बहुत होता है, ये बिल्कुल सही बात है, बट इसमें द्रव्यमान नहीं होता है ना, और इसका आयतन नहीं होता। इसलिए हमारा जो आंसर होगा नहीं है वाला, उसमें आएगा स्नेह। तो ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, और ये हमारे सारे कैसे हो गए भाई, गलत आंसर हो गया। तो अपना ऑप्शन क्या होगा, स्नेह। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किस अवस्था में अणुओं की जो ऊर्जा होती है वो अधिकतम होती है? तो अभी क्या है, हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि जैसे ही हमने सवाल पढ़ा, ठीक है, विकल्प तो आपको देखने हैं, पर उससे पहले आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट जो है, जो मैं आप लोगों को क्लियर करवा रहा हूं, वो पहले ही आ जाना चाहिए। क्या पूछ रहे हैं कि किस अवस्था में, बात किसकी हो रही है, अवस्था की। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब सवाल पढ़ना है और उसकी जो सबसे मुख्य बिंदु है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। कह रहे हैं किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा कैसी होती है, तो अधिकतम होती है। तो अवस्था मतलब कोई भी हो सकती है, और अणुओं की ऊर्जा जो है वो अधिकतम होती है। तो आप यदि गैस के बारे में देखेंगे, ठोस, द्रव और गैस तीनों में से, तो जो गैस के अणु होते हैं, कण होते हैं, उसकी ऊर्जा कैसी होती है, अधिकतम होती है। इसीलिए जब आप एक कमरे में अगरबत्ती लगाते हैं तो दूसरे वाले कमरे में यदि दरवाजा खुला हुआ है तो उसकी गंध पहुंच जाती है। आपने लगाया कहां, एक दूसरे रूम में, पहुंच गई आपके रूम में। इसका मतलब ये कि उसके जो कण हैं, उसकी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा है, वो एक रूम से दूसरे रूम में एक ट्रेवल कर सकते हैं, स्थानांतरित हो सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, तो भाई आंसर होगा गैस, है ना। ये कभी नहीं हो सकता, कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि आप जब अवस्था के बारे में बात कर रहे हो और सारी अवस्थाएं लिख कर दे रहे हो, तो ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। तो सवाल पढ़ना है, उसमें से जो मुख्य बिंदु है उसको अंडरलाइन करना है और उसके बाद विकल्प पे जाना है। बात समझ में आ रही है? तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, गैस होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो सबसे ज्यादा किस में होती है, गैस में होती है ना। तो सबसे कम किस में होगी, तो उसका जस्ट उल्टा, जिसका घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है, यानी कि ठोस की बात हो रही है। तो अब आंसर क्या होगा, ठोस होगा। ठीक है, चेक करते हैं। चलिए, हाँ, निम्नलिखित में से द्रव में कौन अनिश्चित है? तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारा द्रव होता है उसके कौन से गुणधर्म होते हैं, है ना। तो हमने ये देखा था कि जो आयतन होता है द्रव का, वो कैसा होता है, वो नियत होता है, वो कांस्टेंट होता है, उसमें परिवर्तन नहीं आता, वो निश्चित होता है। पर जो, ठीक है, जो आकार है द्रव का वो बदलता रहता है। आप ग्लास में यदि पानी डालेंगे तो वो जो पानी है वो ग्लास जैसा दिखने लगेगा, आप बीकर में डालेंगे तो बीकर जैसा दिखने लगेगा, आप टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, परख नली में डालेंगे, वो वैसा दिखने लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो जिस आकार के बर्तन में आप द्रव को डालते हैं, है ना, वैसा ही आकार जो है द्रव वो धारण कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि अनिश्चित क्या है, तो अनिश्चित क्या है भाई, आकार अनिश्चित है। आकार अनिश्चित है, द्रव्यमान, आयतन और घनत्व जो है वो निश्चित है, जब तक आप तापमान में परिवर्तन नहीं करते हैं। बट किसमें, तो अनिश्चित क्या है, आकार। जिस आकार के बर्तन में आप किसी भी द्रव को डालेंगे वो वैसा ही जो है, ठीक है, आकार ग्रहण कर लेगा। तो कैसा है भाई, आकार अनिश्चित है। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए, तो आराम से हम जो है बहुत सारे क्वेश्चंस का आज रिवीजन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम क्लास में ही सॉल्व करेंगे। इसके दो फायदे होंगे, एक तो आपका पूरा जो चैप्टर है ना, वो कवर हो जाएगा, उसका रिवीजन हो जाएगा, और साथ में इनमें से यदि कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको सबसे पहले याद आएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आपने एक कक्षा देखी थी। आपने, वैसे आप सारी कक्षा क्लासेस देखते हैं, सारी वीडियोस देखते हैं, है ना, बट आपने जो देखा था वहीं में, वहां पर जो सर ने पढ़ाया था वही चीज एग्जाम में आ गई। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बर्फ का एक जो टुकड़ा है वो जल की सतह पर तैरता रहता है ना। तो यहां पर अब हम केमिस्ट्री से एक नई चीज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, वो है घनत्व। ये कह रहे हैं कि बर्फ का जो टुकड़ा है वो सतह पर तैरता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है ना। तो समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिए। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ये जल है, ये आपने जल ले लिया,
है ना। इसी तरीके से ये यहाँ पर आपने ऐसे जल ले लिया, चलो ये जल ले लिया। अच्छा, 2-3 एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। अब ये बर्फ का आपने एक टुकड़ा ले लिया, चलो ये बर्फ का एक टुकड़ा ले लिया, है ना। और ये यहां पर आपने क्या लिया, तो भाई आपने एक तेल ले लिया। कौन सा तेल ले लिया, तो खाने का एक सोयाबीन तेल की अपन बात कर लेते हैं। चलो, तो अब देखो भाई ये जो चीज है ये जल है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये भी जल है, पर आपने ये देखा होगा, ठीक है, कि जो बर्फ का टुकड़ा है वो ऐसे ऊपर की तरफ तैर रहा होता है और तेल जो है वो भी ऐसे ऊपर की तरफ तैर रहा होता है, ठीक है। तो अब क्या है भाई, ऊपर क्यों तैर रहा है, जो तेल है वो ऊपर है, बर्फ का टुकड़ा जो है वो ऊपर है। तो जब भी ऐसा कोई सवाल पूछा जाए आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए घनत्व। स्टूडेंट्स, जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो नीचे रहता है, जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो नीचे रहता है, जिसका घनत्व कम रहता है वो ऊपर रहता है। बात समझ में आ रही है। पर यदि आप ऐसा रखते हैं, आप एक बीकर और लेते हैं, एक बर्तन और लेते हैं और उसमें आप ये 2 चीजें डालते हैं, भाई पहले पारा, जो पारा होता है वो किस रूप में पाया जाता है, वो द्रव रूप में पाया जाता है, पारा यानी कि मरकरी, Hg की बात हो रही है ना। और दूसरे नंबर पे आपने क्या डाला, तो भाई इसमें आपने जल डाल दिया। तो आप ये देखेंगे कि आपका जो पारा है, ठीक है, हम नीले कलर से पारे को दर्शाते हैं, तो आपका जो पारा है वो नीचे आ जाएगा, पारे का घनत्व जो है वो ज्यादा है, और जो जल होगा आपका, ठीक है, वो जल जो होगा वो कहां आ जाएगा, वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये नहीं रट लेना है कि जो जल होता है सर, ठीक है, जो जल होता है वो हमेशा ही नीचे रहता है, ऐसा नहीं है। जिसका घनत्व जो है वो ज्यादा रहेगा वो हमेशा नीचे की तरफ रहेगा, क्योंकि जिसका घनत्व ज्यादा रहेगा उसका तुलनात्मक द्रव्यमान जो है वो ज्यादा रहेगा और गुरुत्वाकर्षण का उस पर असर भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये कौन सी चीज थी, तो भाई ये था पारा, और ये कौन सी चीज थी, तो ये था आपका जल। बात समझ में आई। तो जिसका घनत्व ज्यादा है वो नीचे की तरफ रहेगा और जिसका घनत्व कम है वो सतह पर पाया जाएगा, है ना। तो पहले वाले केस में क्या देखा, देखो, क्योंकि ठीक है, चलिए ये तो एक सवाल है, बट इससे मैं आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर पा रहा हूं साथ में, है ना। तो ध्यान से देखिए, तो भाई तेल ऊपर है, मतलब इसका घनत्व कैसा होगा, कम होगा। जल नीचे है, घनत्व ज्यादा होगा। बर्फ ऊपर है, घनत्व कम होगा। जल नीचे है, घनत्व ज्यादा होगा। पर यहां पर बाजी पलट गई, यहां क्या हुआ, अब जल है ऊपर और पारा है नीचे। इसका मतलब पारा जो है इसका घनत्व ज्यादा है और जल का घनत्व जो है वो कम है। ये था कॉन्सेप्ट। अब आप ही बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। देखो, ये जल से भारी होता है, बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, ये तो गलत है। यदि समान होता तो दोनों साथ साथ होते, ऊपर नीचे नहीं होते। अच्छा, बर्फ जल से हल्की होती है, ठीक है। बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है, नहीं, यदि वो ज्यादा होता तो बर्फ नीचे होता, राइट। तो ये भी गलत हो गया। जल से भारी होता है, नहीं, हल्का होता है। तो सही आंसर क्या होगा कि जो आपका बर्फ है वो जल से कैसी होती है, हल्की होती है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होना चाहिए, ग सही होना चाहिए, है ना। चलो चेक करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। भाई जिसका घनत्व ज्यादा है वो नीचे रहेगा, जिसका घनत्व तुलनात्मक घनत्व जो है वो कम रहेगा, ठीक है, वो हल्की वस्तु रहेगी, वो हल्का पदार्थ रहेगा, वो ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। तो इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, है ना। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाद की जो कक्षाएं होंगी आपकी, जैसे कि 11th या 12th, वहां पर भी यहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहे हैं कि भैया जो शुष्क बर्फ है वो क्या है। क्या पूछ रहे हैं कि जो शुष्क बर्फ है वो कौन सी चीज होती है। तो बर्फ यदि बोला जाए तो आप ये माने कि वो H2O से मिलकर बनी हुई है ना। कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, एक तरफ लिखा हुआ है बर्फ, तो बर्फ जो है सामान्यतः हम किसे कहते हैं, ठीक है, जब आपका H2O जो रहेगा, है ना, आपका जो H2O रहेगा, ठीक है, वो किस रूप में रहेगा, तो वो आपका यदि H2O ठोस अवस्था में यदि रहेगा तो उसको अपन बोलते हैं बर्फ, ठीक है। पर यदि आप बात करते हो किसकी, शुष्क बर्फ की, है ना, शुष्क बर्फ लिया आपने, तो शुष्क बर्फ क्या होगी भाई, तो ये क्या होगी, तो ये होगी आपकी CO2, ठीक है। क्या होगी, CO2, और कौन सी अवस्था में होगी, सॉलिड अवस्था में होगी, यानी ठोस अवस्था में होगी। तो बर्फ क्या है, बर्फ जल है, जल का जो ठोस है ना रूप है, ठीक है, H2O का जो ठोस रूप है उसको हम क्या बोलते हैं, बर्फ बोलते हैं। पर आपकी जो शुष्क बर्फ है वो क्या है, वो CO2 है, और CO2 का भी कौन सा रूप, तो भाई ठोस रूप,
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। अब ऑप्शंस पे आते हैं, देखते हैं। बर्फ का सूखा हुआ टुकड़ा गलत बात है, बात हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है, ठोस कार्बन डाइसल्फाइड गलत है, ठोस अल्कोहल गलत है। तो सही ऑप्शन क्या है कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड जब ठोस रूप में पाई जाती है तो हम उसे बोलते हैं शुष्क बर्फ, है ना। यानी कि इंग्लिश में उसको आप याद रखो, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, ड्राई आइस। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस या फिर शुष्क बर्फ। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स, क्या आपकी एग्जामिनेशंस की और इस चैप्टर की तैयारी बढ़िया चल रही है? ठीक है, इस बीच में यदि आप कोई भी टॉपिक में अटक जाएं तो जब ये वीडियो खत्म होगा, ठीक है ना, तो आप यदि किसी टॉपिक में अटक जाते हैं तो आप उसको अपनी कॉपी में लिख लें। हमने हर टॉपिक के ऊपर, हर अध्याय के ऊपर, हर चैप्टर के ऊपर, ठीक है, सुनियोजित तरीके से बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड किए हुए हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, ये पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन सा तरल पदार्थ नहीं है, इनमें से तरल क्या नहीं है। तो देखते हैं भाई, जल है, ये तो तरल होता है। पारा जो है ना, ये भी तरल होता है। लोहा जो है, हवा जो है, वो भी तरल होती है। अब आप ये बोलेंगे सर हवा तरल कैसे होती है? तो ये ध्यान देने वाली बात है, जो भी चीज बह सकती है, ठीक है, पूछ रहे हैं तरल पदार्थ नहीं है, जो भी चीज बह सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, वो तरल होती है। ठीक, इसको अपन लोग इंग्लिश में फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसे? फ्लूइड कहते हैं। तो जल है, पारा है, हवा है, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। ठीक है, कैसे जा सकती है? आप इसको ऐसे नीचे गिरा दीजिए, एक सतह पर गिरा दीजिए, इधर उधर हो जाएगी। पर जब आप बात करते हैं लोहे की, ठीक है, हमारे जो वातावरण का तापमान है उस पर जब आप लोहे की बात करते हैं तो ये कैसा रहता है भाई? ये ठोस रहता है। कैसा रहता है? ये ठोस रहता है। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? घ होना चाहिए। ठोस जो लोहा जो है वो क्या है आपका? वो तरल पदार्थ नहीं है। चेक करते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। चलो ध्यान से देखो। अब अगला सवाल क्या कहता है? किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? इसका मतलब ये कि बात हो रही है घनत्व की। भाई घनत्व क्या होगा, है ना? द्रव्यमान बटा आयतन होगा आपका। आप ऐसे लिखते हो ना, घनत्व को कैसे लिखते हो आप? ठीक है, तो आपने लिखा घनत्व, तो भाई घनत्व क्या होगा? तो ऊपर की तरफ क्या आएगा भाई? द्रव्यमान आएगा। और नीचे की तरफ क्या आएगा? तो नीचे की तरफ आयतन आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऊपर की तरफ द्रव्यमान है और नीचे की तरफ क्या है? नीचे की तरफ आयतन है ना। तो इसका मतलब द्रव्यमान बटा क्या आ जाएगा? आप आयतन की बात कर रहे हो, तो ये क्या होगा? ये घनत्व होगा आपका। तो अब सवाल पढ़ते हैं, किसी पदार्थ के इकाई आयतन पर द्रव्यमान को क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या होगा हमारा आंसर? भाई घनत्व होगा, है ना। चेक करते हैं, देखिए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने पूछा है कि एक गिलास पानी में 2 चम्मच आप चीनी मिलाते हो। अच्छा, शरबत बनाने की तैयारी चल रही है, ठीक है। एक गिलास पानी में 2 चम्मच आपने चीनी मिला दी, शक्कर मिला दिया, तो जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि चीनी के कण। बात समझ में आ रही है ना। तो इन्होंने कहा एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर उसके स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि जो अब चीनी के कण हैं वो जल के कणों के बीच में व्यवस्थित हो गए ना। आयतन में परिवर्तन ही नहीं हुआ, स्तर में परिवर्तन नहीं हुआ। ग्लास में जो पानी का, ठीक है, इसका मतलब कुछ इस तरीके से, ये ग्लास ली, ये पानी था, ठीक है, ऐसा पानी भरा हुआ था, और ये लो, ये चीनी के कण बीच में ऐसे फिट हो गए। स्तर में, आयतन में परिवर्तन ही नहीं हुआ। इसका मतलब जो चीनी के कण हैं वो जल के कणों के बीच में व्यवस्थित हो गए। बात समझ में आ रही है? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ख सही होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। तो अगला सवाल क्या है? तो अगले क्वेश्चन में भाई इन्होंने पूछा है कि निम्न में किसमें अंतर आणविक स्थान सर्वाधिक होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अणुओं के बीच की जो दूरी है, यह स्थान है, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये कैसे मिलेगा भैया? आपको ये अवस्था से पता चलेगा, है ना। कैसे पता चलेगा? देखिए, जो जल है वो द्रव है, हवा जो है वो गैसीय अवस्था है, उसी तरीके से जो मिट्टी है, ठीक है, वो ठोस अवस्था है। पर आपकी जो आग है, ठीक है, जो आग है ये भी, अब इसके अंदर कण भी होते हैं और ऊष्मा भी होती है, तो आग को हम अवस्था नहीं कह सकते। बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास सिर्फ 3 ही अवस्था यहां पर हैं। कौन सी भाई? जल है, हवा है, मिट्टी है।
तो हवा के जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, यानी अणुओं के बीच का जो स्थान होता है, अंतर होता है, गैप होता है, वो ज्यादा होता है। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा? हवा होना चाहिए। क्रॉस चेक कर लेते हैं, है ना? तो बिल्कुल सही है। चलिए अब अगला सवाल क्या है? तो अगले सवाल में ये हमसे पूछ रहे हैं कि दाब के प्रभाव से जो पदार्थ है उसके आयतन, ठीक है, दाब के प्रभाव से जो पदार्थ का आयतन है वो कम होने लगता है। दाब के प्रभाव से जो पदार्थ का आयतन है, ठीक है ना, वो कैसा होने लगता है? वो कम होने लगता है। तो समझने की कोशिश करते हैं। एक पदार्थ लेते हैं, चलो ये एक पदार्थ लिया, एक डिब्बा लिया, ठीक है, इसको यहां से ऐसे बंद कर दिया, जिसको हम पिस्टन भी कहते हैं, है ना। आपकी जो पिचकारी है या इंजेक्शन है वो इसी का एक रूप है, इसी का एक उदाहरण है। अच्छा, अब ये यहाँ पर भरी हुई है हवा, ये लो हवा भरी हुई है यहाँ पर, ऐसे हवा भरी हुई है यहाँ पर, है ना। अब क्या होगा जब आप यहां से दाब लगाएंगे, ठीक है, अब यदि आप इस जगह से दाब लगाएंगे तो क्या होगा कि कण पास पास में आने लगेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? आप संपीड़ित कर रहे हैं ना, आप क्या कर रहे हैं? इसको आप संपीड़ित कर रहे हैं, तो जो आयतन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यही तो सवाल है कि दाब के प्रभाव से पदार्थ का जो आयतन कम हो रहा है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो भाई वो क्या है? तो वो है हमारी संपीड़न होना। घनत्व अलग चीज है, विस्तरण इसका जस्ट ऑपोजिट है। विस्तरण में जैसे आपने देखा होगा कि जो इत्र होता है उसका विसरण हो जाता है ना। तो विस्तरण अलग है, संघनन अलग है, घनत्व अलग है, बट इसको हम कहते हैं संपीड़ित करना। बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या होना चाहिए? संपीड़न करना होना चाहिए, है ना। चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। अब देखिए, अब पूछा गया है कि इनमें से कौन से ऐसा पदार्थ है जिसका संपीड़न सबसे ज्यादा हो सकता है। ठीक, तो हवा है, जल है, लकड़ी है और लोहा है। तो आप लोहे को दबाने की कोशिश कीजिए, आप नहीं दबा पाएंगे। लकड़ी के साथ भी ऐसा होगा। जल जो है वो थोड़ा सा दब जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं। पर जब आप बात करते हैं हवा की, ठीक है, तो इसका संपीड़न ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या होना चाहिए भाई? आंसर होना चाहिए हवा, है ना। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है, पहले उसको चेक कर लेते हैं। चलो बिल्कुल सही है। अब देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इन्होंने पूछा है एक तापक्रम के बारे में बात हो रही है। तो देखते हैं, एक तापक्रम के बारे में बात हो रही है जिसमें वाष्प का दाब और वायुमंडलीय दाब जो है वो बराबर हो रहे हैं। ध्यान से देखिए, बात कर रहे हैं तापक्रम की। तापक्रम मतलब कि तापमान की बात हो रही है ना। और वाष्प का दाब और वायुमंडलीय दाब जो है वो बराबर हो रहा है। तो ये समझने की हम कोशिश करते हैं कि वाष्प दाब क्या है, ठीक है, और वायुमंडलीय दाब क्या है। देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, है ना। स्टूडेंट्स, आप जो भी सवाल कर रहे हैं उसको आप यदि रट लेते हैं, सिर्फ आप यदि ऑप्शन याद कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि आप कुछ समय बाद उसको भूल जाएंगे। पर आप यदि उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं अच्छे से तो आप उसको नहीं भूलेंगे और बड़ी कक्षाओं में भी ये चीज़ काम आएगी, है ना। तो ध्यान से देखिए, भैया आपने एक बर्तन लिया, इस बर्तन में आपने यहाँ पर एक द्रव डाल दिया, इसे द्रव डाल दिया, ठीक, ये द्रव डाल दिया। और आप नीचे से क्या कर रहे हैं? तो भाई नीचे से आप दे रहे हैं ऊष्मा। आप नीचे से क्या दे रहे हैं? आप ऊष्मा दे रहे हैं। जब आप ऊष्मा देंगे तो क्या होगा? एक ऐसा तापमान आएगा जिस पर जो द्रव है उसके जो आपके क्या है कण हैं वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे और वो उसकी सतह पर आ जाएंगे, है ना। तो जब वो द्रव की सतह पर रहेंगे तो क्या वो नीचे की तरफ एक दाब नहीं लगाएंगे? हमें वो दिखते नहीं है, बट ऐसा होता है कि जब भी आप किसी द्रव को गर्म करते हो तो द्रव के जो कण होते हैं वो उसकी सतह पर आ जाते हैं और सतह में आने के बाद वो कुछ देर वहीं रहते हैं। यदि आपने तापमान और बढ़ाया तो वो बाहर चले जाते हैं। तो द्रव की सतह पर जो वाष्पों के कारण लगने वाला दाब है उसी को हम बोलते हैं वाष्प दाब या फिर वाष्प का दाब। बात समझ में आ रही है? तो ये है आपका वाष्प दाब। अच्छा, अब आते हैं वायुमंडलीय दाब पर। तो वायुमंडलीय दाब क्या है? देखो, इस बर्तन के बाहर जितनी चीजें हैं, ठीक है, ये सब क्या है भैया? वायुमंडल है। और जब भी कोई वस्तु वायुमंडल में रखी होती है, ठीक है, ये देखिए ये सब बना रहा हूं मैं ऐसे ना, ये वायुमंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी कोई वस्तु वायुमंडल में रखी होती है, ठीक है, तो उस पर लगता है वायुमंडलीय दाब। तो इस वस्तु पर भी ऊपर से जो लग रहा है वो क्या है? वायुमंडलीय दाब है ना। तो वायुमंडल के द्वारा लगाया गया जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब है। और द्रव के जो कण हैं जब वो उसके सतह पर पहुंच गए हैं तो द्रव के जो वाष्प हैं, जो कण हैं, वो वाष्प बनकर सतह पर पहुंच गए और अब वो जो बल लगा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं, है ना, तो वो वाष्प दाब है। तो वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब जब बराबर हो जाता है, ठीक है, तो जो द्रव होता है, ठीक है, जो द्रव होता है स्टूडेंट्स, वो किस में परिवर्तित हो जाता है भाई? वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा तापमान जिस पर द्रव
गैस में परिवर्तित हो गया, या ऐसा तापमान, ठीक है, जिस पर आपका वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों बराबर हो गए, तो उसको हम कहते हैं क्वथनांक बिंदु, यानी कि एक तापमान, है ना। तो आंसर क्या होना चाहिए भाई? आंसर होना चाहिए क्वथनांक, है ना। देखिए हिमांक कुछ और है, जिस तापमान पर द्रव जमने लगता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं हिमांक। इसलिए बर्फ का एक और नाम हिम भी है, उसी से बना हिमालय। तो विज्ञान में क्या है, हर चीज आपस में कनेक्टेड है। आपको चीजों को रटना नहीं है, समझने की कोशिश करनी है, आपको कॉमन सेंस यूज करना है, ठीक है। हिमांक अलग चीज है, अच्छा गलनांक अलग चीज है। जब आप ठोस को गलाने की कोशिश करते हैं, जो ठोस रहता है ना, जब वो गल जाता है, वो तरल में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। इसी तरीके से जो द्रव है, ठीक है, उसका वाष्पांक, अच्छा वाष्पांक थोड़ा अलग है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आंसर क्या होगा भाई? हमारा क्वथनांक होगा, है ना। चलो, तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल यह है कि इनमें से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है। देखो पदार्थ के गुण की बात हो रही है और बात हो रही है नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे। तो पदार्थ का गुण क्या नहीं है? क्या पदार्थ स्थान घेरता है? तो हाँ, पदार्थ स्थान घेरता है, तो यहां पर तो आएगा हाँ, ठीक है। यहां पर क्या आएगा भाई? यहां पर आएगा हाँ, स्थान तो घेरता है, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, द्रव्यमान होता है? बिल्कुल हाँ होता है, ठीक है, हाँ होता है। अच्छा, आयतन भी होता है? हाँ होता है। क्या पदार्थ जो है, ठीक है, वो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है? ये बिल्कुल गलत बात है। आपके आसपास की जितनी चीजें हैं, आप कोई बॉटल ले लीजिए, किताब ले लीजिए, पेन ले लीजिए, दरवाजा ले लीजिए, ये सारी चीजें क्या हैं स्टूडेंट्स? ये पदार्थ ही तो हैं, और ये आपको दिख जाती है। इन्हें देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार के सूक्ष्मदर्शी की जरूरत नहीं है। मतलब ये कि आप नंगी आंखों से पदार्थ को देख सकते हैं। तो इन्होंने कहा है दिखाई नहीं देना, तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये गलत है। तो जो इंफॉर्मेशन गलत है वही हमारा ऑप्शन होगा। तो हमारा ऑप्शन होगा कि जो ऑप्शन घ है ये सही है। बात समझ में आ रही है? क्रॉस चेक करते हैं, बिल्कुल सही है ना। चलिए, अब अगले क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि किसी गैस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना, गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में बन जाना। थोड़ी देर पहले हमने कुछ ऐसे सवाल देखे थे जिसमें ठोस जो है वो किस में परिवर्तित हो रहा था? गैस में, ठीक है। कुछ इसी तरीके से यदि गैस जो है ना, देखो गैस जो है वो किस में परिवर्तित हो रही है? ठोस में परिवर्तित हो रही है। जब भी आप सवाल पढ़ें तो उसके अंदर सबसे पहले आप ऐसे शब्दों का चयन करें जिसमें वो क्वेश्चन का, ठीक है, आधार छुपा हुआ है। तो भाई जो गैस है वो किस में परिवर्तित हो रही है? सीधे ठोस में, है ना। तो क्या बोलेंगे इसको? तो देखो संघनन बोलेंगे, द्रवण बोलेंगे, और वाष्पन बोलेंगे, या ऊर्ध्वपतन बोलेंगे। तो जब भी बात होगी गैस, ठीक है, से ठोस या ठोस से गैस, तो आप हमेशा उसको बोलेंगे ऊर्ध्वपतन। बात समझ में आई? तो यही हमारा सही आंसर होना चाहिए। चेक करते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो, अब अगला सवाल है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है, जिसको आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हो, ठीक है, उसको केल्विन स्केल में कितना लिखेंगे? तो क्योंकि हमने इसको बार बार देख रखा है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है इसके बराबर होता है भाई 273.15 केल्विन के बराबर होता है। तो चेक करते हैं, है ना। अब मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 273.15 केल्विन, पर छोटी कक्षाओं में कभी कभी वो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 273 से भी काम चला लेते हैं। तो आपको साइंस में एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो हमेशा यूज नहीं की जाती है स्टूडेंट्स, है ना। इसलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 270 होना चाहिए। चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। चलो अब देखो, निम्न में कौन सा ठोस नहीं है? निम्न में कौन सा ठोस नहीं है? ठीक है, तो पारा जो है वो ठोस नहीं है। हम सब ने पढ़ रखा है कि जो पारा है, जो कि इकलौती ऐसी धातु है, ठीक है ना, जो कि ठोस नहीं है, वो तरल है, द्रव रूप में पाई जाती है। तो जो पारा है, अच्छा सिंबल क्या है वो भी याद कर लेते हैं, सब सीखना ही तो है अपने को, है ना। ऐसी तैयारी करनी कि एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जाए तो वो आपसे बनना चाहिए। बात समझ में आई? तो जो आपका पारा है उसका एटॉमिक परमाणु जो सिंबल है, चिन्ह है, वो क्या है? तो भाई वो Hg है ना। तो ये ठोस नहीं है, कैसा है? ये है भाई आपका द्रव है। बात समझ में आ गई? तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। चलो, बिल्कुल सही बात। अब निम्न में द्रव को चुने, इनमें से आपको बताना है कि जो द्रव है वो क्या है। तो भाई हवा जो है वो तो आपकी गैस है, वाष्प जो है वो भी गैसीय अवस्था है ना, H2O की, और बर्फ जो है वो आपका ठोस है। पर आपका जो जल है, मतलब ये चलिए तो बड़ा आसान सवाल था हालांकि, ठीक है। तो द्रव है वो क्या है? ये आपका जल है ना। चलो, ये अपना सही आंसर है। चलो,
अब इन्होंने पूछा है कि हमारे आसपास जो पदार्थ हैं ये कितनी अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो ये बात हो रही है हमारे आसपास के पदार्थ की, ठीक है, मतलब हम पृथ्वी से बाहर नहीं जा रहे हैं, हम आयन मंडल में नहीं जा रहे हैं। कुल पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वो 5 होती हैं, पर हमारे आसपास कौन सी चीजें होती है? भाई पानी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, अगरबत्ती का धुआं होता है, आपकी बुक होती है, पेंसिल हो सकती है, स्केल हो सकता है, आपकी बाइक हो सकती है, साइकिल हो सकती है। बात समझ में आ रही है? तो हमारे आसपास की जो चीजें हैं उसकी 3 ही अवस्थाएं हैं। कुल अवस्थाओं की जब बात की जाएगी पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, तो बात आप क्या बोलेंगे? 5 अवस्थाएं, है ना। बट हमारे आसपास कितनी है? तो 3 है। कौन सी है? ठोस है, द्रव है और गैस है। तो यही हमारा आंसर है। बहुत बढ़िया। चलो अब अगले सवाल में पूछ रहे हैं कि कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो किसमें सबसे अधिक होता है? तो भाई ठोस में होता है। जिसका घनत्व ज्यादा है, ठीक है, जो ज्यादा मजबूत है, इसका मतलब ये कि उसके जो कण हैं वो उसको आपस में बांध कर रख रहे हैं बहुत ज्यादा बल के साथ में। तो पूछ रहे हैं आकर्षण बल किससे में ज्यादा होगा? तो भाई ठोस में होगा। यही हमारा आंसर है ना। देखो बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला जो सवाल है, इसमें इन्होंने कहा है कि जो अमोनियम क्लोराइड है उसको आप गर्म करते हो तो क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड, है ना। तो इसका हम देख लेते हैं, इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है। भाई अमोनियम क्लोराइड के बारे में बात हो रही है, तो क्या होगा? तो भाई ये होगा आपका NH4Cl, है ना। क्या होगा? NH4Cl होगा। जब आप इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो क्या होता है? द्रवण नहीं होता, विघटन नहीं होता, सीधे क्या होता है? इसका ऊर्ध्वपातन होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया था? हमने कुछ एक ऐसे, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड जो है जब आप इसको गर्म करेंगे तो इसका क्या होगा? ऊर्ध्वपातन होगा। इसको अपन चेक करते हैं। ठीक, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बोला है 470 केल्विन जो है ना, जो 470 केल्विन है, ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं सेल्सियस में। भाई कैसे करेंगे? डिग्री सेल्सियस से केल्विन के लिए 273 जोड़ दीजिए और केल्विन से डिग्री सेल्सियस के लिए आप 273 को कम कर दीजिए, है ना। तो एक काम करते हैं, 470 लेते हैं सबसे पहले। 470 लिया, क्या करना है भाई? केल्विन से सेल्सियस में करना है। केल्विन से किस में करना है? तो आपका सेल्सियस में करना है। तो 470 में से आप 273 जो है इसको घटा दीजिए, तो भाई आपका आंसर आएगा कितना? 197, है ना। तो ये हमारा आंसर सही होना चाहिए। चलो बिल्कुल सही बात। अब देखो अगले सवाल में कह रहे हैं कि किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान, किसकी बात हो रही है भाई? तो सबसे पहले द्रव्यमान की बात हो रही है। और आप यदि द्रव्यमान को द्रव अवस्था से बदलने में बिना ताप बदले, मतलब ये कि जो ताप है उसमें परिवर्तन नहीं करना है ना, बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में, ठोस से बदल रहे हैं आप किसमें? द्रव अवस्था में, पर ताप में परिवर्तन नहीं हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है ना। तो एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट पहली बार आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है, 9वीं कक्षा की, ये 9th में थोड़ा सा था और ये 10th में, ठीक है ना। तो इसमें आप ये देखेंगे कि जब तापमान में परिवर्तन होता है तो अवस्था जैसी की वैसी रहती है, और जब अवस्था में परिवर्तन होता है तो जो तापमान है वो नियत रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई आपने यहां पर पानी लिया, अब जो पानी है वो आपके ना वातावरण के तापमान पे, रूम टेम्परेचर पे, भाई कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस पर है ना, 25 डिग्री सेल्सियस पर है। अब 25 डिग्री सेल्सियस से आप यदि इसको गर्म कर रहे हैं, गर्म कैसे बनाते हैं? तो भाई गर्म बनाने के लिए यहां पर एक डेल्टा बना देते हैं। अब आप इसको जब गर्म कर रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस से, तो क्या होगा? ये ना 100 डिग्री सेल्सियस तक ही जाएगा। आप कितना भी गर्म कर लीजिए, जो जल है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक ही जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप उससे भी ज्यादा गर्म करने की कोशिश करेंगे तो वो जल अवस्था में नहीं रहेगा, वो वाष्प बन जाएगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर हमने जल देखा, फिर ये बढ़कर किस तापमान पे पहुंच गया? भाई ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, है ना। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या था? भाई ये जल था, वाष्प नहीं था। 100 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या है? ये जल है। पर आप यदि 100 डिग्री सेल्सियस पर उसको और ज्यादा ऊष्मा प्रोवाइड करते हैं, उपलब्ध कराते हैं, तो आपका जो जल होगा, है ना, अब वो और ज्यादा गर्म नहीं होगा, अब उसकी अवस्था में परिवर्तन आएगा। इसीलिए जब आप पानी गर्म करते हैं, ठीक है, गैस पर गर्म करते हैं, स्टोव पर गर्म करते हैं, चूल्हे पर गर्म करते हैं,
पानी जब आप गर्म करते हैं उसके बाद आप यदि स्टोव बंद भी कर देते हैं तो भी थोड़ी देर तक भाप निकलते रहती है। आप ऊष्मा नहीं दे रहे हैं फिर भी भाप क्यों निकल रही है? इसके पीछे का ये कारण है कि जब भी आप किसी पदार्थ को क्या देते हैं भाई, ऊष्मा देते हैं, है ना, तो जब उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा तब तापमान कांस्टेंट यानी कि नियत रहेगा, वही बना रहेगा, ठीक है। और जब उसके तापमान में परिवर्तन होगा तो अवस्था वही बनी रहेगी। ये समझना बहुत जरूरी है ना भाई। 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या था? वो जल था, यानी कि कैसा था भाई? द्रव था। 25 डिग्री सेल्सियस पर ये द्रव था। अच्छा, 100 डिग्री सेल्सियस पर भी ये द्रव ही है। अब यदि आप और ऊष्मा इसको देते हैं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा, पर वो द्रव से क्या बन जाएगा भाई? वो गैस बन जाएगा। कहने का मतलब कि जब आपने तापमान बढ़ाया तो उसका जो आप अवस्था देखिए, जब आपने तापमान बढ़ाया तो आप उसकी अवस्था देखिए। अवस्था कैसी? अभी भी द्रव है, अभी भी द्रव है। जब तापमान में परिवर्तन हुआ उस समय अवस्था नियत थी, यानी कि एक समान थी, उसमें चेंज नहीं हो रहा था। तापमान बढ़ाया, अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया। पर यदि आप और ऊष्मा देते हैं, है ना, तो इसको भी हम समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ध्यान से देखिए भाई, ये आपने पानी लिया, ठीक है, ये आपका जो जल है, ठीक है, ये किस पर है? तो भाई ये 100 डिग्री सेल्सियस पर है। आपका जो जल है ये 100 डिग्री सेल्सियस पर है ना, यही क्वथनांक है। अब यदि आप इसको नीचे से गर्म करेंगे तो क्या होगा? जल है तो भाई जल है तो कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में, है ना, ये अलग है, ये अलग है। उसी को गर्म किया था फिर ये मिला। तो जल यदि हमारा द्रव अवस्था में है, 100 डिग्री सेल्सियस पर है, आप यदि उसको और गर्म करेंगे तो अब उसका तापमान नहीं बढ़ेगा स्टूडेंट्स। अब इसका जो तापमान है वो वही रहेगा, पर अब इसकी अवस्था में परिवर्तन आएगा। कहने का मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि जब आप ऊष्मा देते हैं और तापमान में परिवर्तन आ रहा है तो अवस्था जो है वो नियत रहेगी, यानी कि वो वही की वही रहेगी। पर जब अवस्था में परिवर्तन आ रहा है तो तापमान नियत रहेगा। एक साथ दोनों में परिवर्तन नहीं हो सकता। जब तापमान में परिवर्तन हो रहा है अवस्था वही रहेगी, जब अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तापमान वही रहेगा। समझते हैं, है ना। तो अब भाई द्रव के रूप में है और किस पर है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। आपने कभी ऐसा सुना कि जो जल है या द्रव है उसको 110 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया? ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस के बाद आप यदि और ज्यादा ऊष्मा देते हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा, है ना। तो देखना क्या होगा, आपने और ऊष्मा दी, और ऊष्मा देने से जो जल है ना ये वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? वाष्प में, ठीक है। और ये इसकी कौन सी अवस्था है? तो भाई ये इसकी गैसीय अवस्था है, ये इसकी गैसीय अवस्था है। और तापमान अभी भी कितना है? तो इसका 100 डिग्री सेल्सियस है। तो आप ध्यान से देखिए, 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको द्रव भी मिल रहा है और गैस भी मिल रहा है। इसका मतलब ये कि जो अवस्थाएं हैं वो बदल रही हैं, बट जो तापमान है वो नियत है। उस वाले केस में यदि हम देखें, पहली वाली बात जब हम देखेंगे तो उसमें हम ये जानेंगे कि जो द्रव है, ठीक है, वो 25 डिग्री सेल्सियस पर भी है और 100 डिग्री सेल्सियस पर भी है। रुको, आपके दिमाग के अंदर फिट कराते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को, है ना। देखो देखो, यहां पर कितना था? 25 डिग्री सेल्सियस था ना, 25 डिग्री सेल्सियस था यहां पर। तो भाई पहले 25 डिग्री सेल्सियस था, अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस है। तापमान में परिवर्तन है पर जो अवस्था है वो एक समान है। तो जब अवस्था एक जैसी होगी, ठीक, तो तापमान में परिवर्तन होगा। कब? जब आप ऊष्मा देंगे। और जब तापमान एक जैसा होगा तो अवस्था में परिवर्तन होगा। तो ध्यान से देखो, 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस भी पाई जा रही है यानी कि वाष्प, और 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका द्रव यानी कि जल भी पाया जा रहा है। तो क्या है भाई, दोनों का जो तापमान है वो एक जैसा है, वो नियत है, पर जो अवस्था है वो अलग अलग है ना। तो अवस्था अलग है, तापमान सेम है। उस वाले केस में अवस्था एक जैसी है, तापमान अलग अलग है। तो कहने का मतलब कि जब भी आप किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं, है ना, तब क्या होता है, यदि तापमान में परिवर्तन हो रहा है तो जो अवस्था है वो वही की वही बनी रहती है। इसलिए पानी ठंडा भी होता है, गर्म भी होता है, पर रहता तो पानी ही है ना, अवस्था तो उसकी द्रवित ही है ना। बात समझ में आई। पर एक समय ऐसा आता है जब पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। आप यदि उसके बाद उसको और गर्म करेंगे तो अब उसके तापमान में परिवर्तन नहीं आएगा, अब उसकी अवस्था में परिवर्तन आएगा। और अवस्था में जब परिवर्तन आ रहा होता है तब भी उसका तापमान यही बना रहता है। तो आप पानी को इससे ज्यादा तापमान पे लेकर ही नहीं जा सकते।
आप जैसी ऊष्मा बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वो अपनी जो अवस्था है उसमें ही परिवर्तन कर लेगा। बात समझ में आई? तो अब पढ़ते हैं हम ये सवाल। ये थोड़ा सा बहुत बढ़िया तरीके का सवाल इन्होंने बीच में रखा हुआ है, ठीक है, और ये एग्जाम में आता है स्टूडेंट्स, है ना। देखो, तो कह रहे हैं किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को किस में बदल रहे हैं? द्रव अवस्था में बदल रहे हैं। कौन सी अवस्था में भाई? द्रव अवस्था में बदल रहे हैं। हाँ, मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें मैंने द्रव और गैस के बारे में बात की है। ये जो क्वेश्चन है इसमें ये ठोस और किसके बारे में बात कर रहे हैं? द्रव के बारे में। तो एक ही बात है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने के लिए, देखो, बिना तापमान में, मतलब जो तापमान है वो कैसा है? वो नियत है। नियत का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो किसी ठोस की इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा दी जाती है, जितनी ऊष्मा दी जाती है, उस ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? क्योंकि हम यदि ऊष्मा देंगे तो दो चीजें होंगी, या तो तापमान में परिवर्तन होगा या फिर अवस्था में परिवर्तन होगा। तो उस ऊष्मा को हम क्या कहेंगे? तो देखिए, ठोस से बना रहे हो द्रव, वाष्पन नहीं हो सकता, वाष्पीकरण नहीं हो सकता, द्रवण ऊष्मा हो सकती है। यह हो सकता है क्योंकि ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो रहा है ना। इसको क्रॉस चेक करते हैं अपन लोग, तो बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो एक मिनट, ये जो चीज अभी मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें बहुत बाद तक ये पता नहीं चल पाता कि जब आप तापमान देते हो तो अवस्था, ऊष्मा जब आप देते हैं तो अवस्था और तापमान के बीच में क्या अंतर होता है। फिर से इसको एक बार ध्यान से देखेंगे कि जब आप किसी भी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो यदि उसका तापमान बढ़ रहा है तो उसका जो अवस्था है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, पर यदि आप अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं तो तापमान जो है वो नियत रहेगा, है ना। इसको ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम की चीज है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, ये पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो उसकी सामान्य अवस्था नहीं है। तो हम अपने आसपास जितनी चीजें देखते हैं ये इनके बारे में बात कर रहे हैं। हम अपने आसपास बहुत सारी ठोस रूपी वस्तुएं देखते हैं, जैसे कि ये पेन हो गया, ये घड़ी हो गई, कोई किताब हो गई। ऐसे ही हम कुछ तरल पदार्थ देखते हैं, है ना। कुछ ऐसे पदार्थ देखते हैं जो द्रव रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि पानी हो गया, ठीक है, कैरोसिन हो गया। और हम बहुत सारी गैसों के बारे में भी जानते हैं, कैसे CO2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है ना। तो ये तीनों चीजें जो हैं ये हमारे आसपास सामान्यतः पाई जाती है, पर प्लाज्मा अवस्था के लिए बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत है और हमारे आसपास तापमान उतना ज्यादा नहीं होता है। इसलिए जो प्लाज्मा अवस्था है ये हमारे वातावरण में या हमारे आसपास नहीं पाई जाती, ये ऐसी जगह पर पाई जाएगी जहां पर तापमान का जो मान है वो बहुत ज्यादा होगा, ताप बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो सामान्य अवस्था कौन सी नहीं है? तो भाई प्लाज्मा नहीं है ना। और यही हमारा आंसर होना चाहिए। देखते हैं, ये हमारा आंसर होना चाहिए, है ना। तो यही हमारा आंसर है। अब देखो अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वायुमंडलीय दाब, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि हर वो चीज जो वायुमंडल में है उस पर वायुमंडलीय दाब लगता है। हम इस चीज को महसूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि बचपन से हमारी बॉडी ने उसकी आदत बना रखी है। बात समझ में आ रही है? पर हम सब पर वायुमंडलीय दाब लगता है स्टूडेंट्स, है ना। हर वो चीज जो वायुमंडल में है उस पर वायुमंडलीय दाब लगता ही लगता है, ठीक है। अब देखिए, उसको हम एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं, इंग्लिश में हम उसको 1 ATM कहते हैं, है ना। अब ध्यान से देखो, ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो वाला ATM नहीं है ना। देखो, तो वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके द्रवणांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जो आपकी आवश्यक ऊष्मा है, ध्यान से पढ़ते हैं इस सवाल को, बड़ा अच्छा सवाल है ये, है ना, एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभी। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके द्रवणांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए, मतलब आप जो द्रव है, ठीक है, उससे आप क्या बना रहे हो भाई? आप बना रहे हो गैस, ठीक है। तो द्रव से जब आप गैस बनाओगे, मतलब अवस्था में जब परिवर्तन होगा तो जो तापमान है वो नियत रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो आवश्यक ऊष्मा को क्या कहेंगे? तो क्या हम उसे द्रवीकरण की ऊष्मा कहेंगे, वाष्पीकरण की ऊष्मा कहेंगे, द्रवीकरण की गुप्त ऊष्मा कहेंगे, या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहेंगे? तो द्रव से क्या कर रहे हो भाई? गैस बना रहे हो, है ना। और कब बना रहे हो? 1 kg आप द्रव लिया हुआ है आपने, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं।
तो द्रवीकरण तो तब होगा जब आप किससे करोगे, ठोस से करोगे। ठोस से जब आप द्रव बनाओगे तो आप उसको द्रवीकरण कहेंगे। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, है ना। कुछ इसी तरीके से ये जो है ये भी वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि आप द्रव को बना रहे हो गैसीय अवस्था में। अब ध्यान से देखो, इसको समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छा सवाल है ना भाई। आप द्रव ले रहे हो और उसको बना रहे हो गैसीय अवस्था में, मतलब द्रव जो है लिक्विड से गैस बन रहा है, द्रव से गैस बन रहा है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, 50-50 खेल लिया हम लोगों ने कि वाष्पीकरण की ऊष्मा होगी या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होगी, है ना। तो याद रखें किसमें परिवर्तन आ रहा है, अवस्था में परिवर्तन आ रहा है। किसमें परिवर्तन आ रहा है, अवस्था में। जब कभी भी अवस्था में परिवर्तन आएगा तो हमेशा याद रखें आप बात करेंगे गुप्त ऊष्मा की, मतलब हमारा आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। बात समझ में आई। जब कभी भी अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, तो हम बात करेंगे गुप्त ऊष्मा की। तापमान में यदि परिवर्तन आ रहा है तो हम बात करेंगे ऊष्मा की। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तापमान में परिवर्तन है तो हम बात करेंगे ऊष्मा की, और यदि अवस्था में परिवर्तन आ रहा है तो हम बात करेंगे गुप्त ऊष्मा की। तो हमारा जो आंसर है वो होना चाहिए डी। चेक करते हैं, बिल्कुल सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है, इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो पदार्थों के बारे में हमने इतनी बार पढ़ा है कि अब वो चीज आपको एकदम दिमाग में फिट हो गई है। जैसे कि इनका आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, स्थान घेरते हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए हैं, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो बालू तो है, आयतन भी होता है, द्रव्यमान भी होता है। और यदि आपको लगता है कि बालू का द्रव्यमान नहीं होता है, ठीक है, तो आप क्या करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि इसका द्रव्यमान नहीं होता है तो एक बोरी लीजिए, रेत डालिए और उठाकर देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा कि ये द्रव्य है या फिर नहीं है, पदार्थ है या नहीं है। अच्छा, हवा जो है इसका भी होता है, इसी तरीके से जो बादल है इसका भी होता है, बट जो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, वो द्रव्य यानी कि पदार्थ नहीं है। प्रकाश जो है वो क्या है भाई, वो पदार्थ नहीं है। ये क्या है, ये एक टाइप की ऊर्जा है। बात समझ में आई, ये एक टाइप की ऊर्जा है, ये पदार्थ नहीं है। हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है, उसमें मुख्य रूप से दो चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो एक तो ऊर्जा और उसके अलग अलग रूप, और दूसरा पदार्थ, है ना। ये जो है ये विज्ञान को बनाता है, ऊर्जा और पदार्थ। तो जो सूरज का प्रकाश है वो ऊर्जा है। किस प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, तो भाई इसमें ऊष्मा भी होती है, इसलिए आपको धूप में गर्मी ज्यादा लगती है। और इसमें क्या होता है, तो भाई इसमें प्रकाश भी होता है। तो जो प्रकाश है और ऊष्मा है वो एक टाइप की क्या है भाई, वो ऊर्जा है। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये हमारा पदार्थ नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही होना ही चाहिए, है ना। चलिए, तो ध्यान से देख लीजिए एक बार, ठीक है। जो सूर्य का प्रकाश है वो ऊर्जा है, ऊष्मा है, प्रकाश है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि मैं सिर्फ सवाल नहीं करवा रहा हूं, विज्ञान में आने वाली हर वो चीज जो इस चैप्टर में इस क्वेश्चंस के थ्रू हमारे पास पहुंचेगी, ठीक है, इन सवालों के माध्यम से हमारे पास पहुंचेगी, हम उसको भी बीच बीच में कवर करेंगे ताकि आपका जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाए। बात समझ में आ रही है। जैसे जैसे आपका बेस स्ट्रांग होगा वैसे वैसे आपकी जो समझ है विज्ञान के प्रति वो बढ़ने लगेगी, और इससे क्या होगा कि आपको सवाल जल्दी समझ में आएगा और आप अच्छे तरीके से उसका आंसर लिख पाएंगे। बात समझ में आई, तो देखते हैं, है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये क्लियर किया, ठीक है। अब देखो, अब ये कह रहे हैं कि पदार्थों के विसरण के बारे में बात हो रही है। भाई किसके बारे में बात हो रही है, विसरण के बारे में। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो एक जगह रख दो तो वो फैल जाते हैं, जैसे अगरबत्ती की गंध या पेट्रोल, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें। तो पदार्थों के विसरण के बारे में बात हो रही है कि किसका विसरण जल्दी होगा और किसका लेट होगा। तो समझते हैं। देखिए भाई, हमें पता है कि जो गैस है, ठीक है, इसमें अणुओं के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है, और अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो कम होता है। अब आकर्षण बल यदि कम होगा, ठीक है, और दूरी यदि ज्यादा होगी तो विसरण कैसा होगा, ज्यादा होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सभी लोग अपनी कोचिंग या फिर स्कूल पहुंचे, उस दिन स्कूल में कोई भी टीचर नहीं आए, तो उस समय आपका जो विसरण होगा, आप पूरे स्कूल में धमा चौकड़ी मचाएंगे स्टूडेंट्स। मतलब ये कि उस समय पर आपका जो विसरण होगा, फैलाव होगा, वो बहुत ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, विसरण मतलब क्या, फैल जाना,
अचानक से फैल जाना, ठीक है, कणों का एक जगह से दूसरी जगह अपने आप गमन करना, तो सबसे ज्यादा किस में होगा? गैस में होगा, है ना। अच्छा, उससे कम किस में होगा? तो इस वाले ऑप्शन में तो नहीं है। हाँ, सबसे ज्यादा गैस में होगा, फिर द्रव में होगा, फिर ठोस में होगा, तो यह ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। अभी हम ऑप्शंस डिस्कस नहीं कर रहे थे नीचे, हम सिर्फ गैस, ठोस और द्रव के बारे में समझ रहे थे, है ना। तो सबसे ज्यादा किस में होगा विस्तरण? गैस में होगा, द्रव में होगा, ठोस में होगा। तो ए ऑप्शन जो है हमारा, ठीक है, हमारा जो विकल्प क है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो वाष्पीकरण की क्रिया है, ठीक है, वाष्पीकरण की जो क्रिया है वो द्रव में किस भाग में होती है। तो हमेशा याद रखें, जो वाष्पीकरण है वो सतह पर होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। मतलब वाष्पीकरण कहां पर होगा भाई? सतह पर होगा, अंदर नहीं होगा। इसलिए जो वाष्प रहते हैं, आप देखिए, आप एक बर्तन लीजिए, सब हमारे आसपास की चीजें और बड़ी आसान सी चीजें हैं। भाई आपने बर्तन लिया, इसमें पानी भरा और नीचे से क्या किया? गर्म करना शुरू किया, स्टार्ट किया। तो जो वाष्प निकलते हैं वो कहां से निकलते हैं? ये लो, सतह से निकलते हैं ना। इसका मतलब वाष्पीकरण जो है वो सतह पर होती है, अंदर नहीं होती है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए भाई? हमारा ऑप्शन होना चाहिए सतह पर होगी, ये हमारा सही ऑप्शन होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, देखिए, है ना। तो ये सही ऑप्शन है। चलो अब अगले वाले सवाल की तरफ चलते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? तो इनका कहना है कि एक ऐसा बर्फ जो बहुत ज्यादा ठंडा है, नहीं हो सकता। बर्फ अलग चीज है, शुष्क बर्फ अलग चीज है। बर्फ जो होता है वो, उसका फॉर्मूला H2O है ना, वो पानी से मिलकर बनता है। और जो शुष्क बर्फ है वो CO2 से मिलकर बना हुआ है। बात समझ में आई? CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जब आप उसको बहुत ज्यादा ठंडा कर देते हैं, उसका वो ठोस रूप है, उसी को हम कहते हैं शुष्क बर्फ। अच्छा, तो ये भी नहीं हो सकता पहाड़ों पर गिरने वाली, ये भी नहीं हो सकता, ऑक्सीजन भी नहीं हो सकता, ये सही है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो ठोस रूप में पाई जाती है बहुत ही कम तापमान पर, हम उसे कहते हैं ड्राई आइस या फिर शुष्क बर्फ। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए, आंसर हो गया। थोड़ा और आगे चलते हैं। तो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है? पदार्थ की अवस्था परिवर्तन कैसे होती है? तो अवस्था परिवर्तन कब होगी? जब आप ऊष्मा देंगे या उसमें से ऊष्मा निकाल लेंगे, है ना। तो ऑप्शंस देखते हैं एक बार। तापक्रम में परिवर्तन से, दाब में परिवर्तन से, तापक्रम बढ़ाने और दाब घटाने से, या इनमें से सही? समझने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर के अंदर जब हमने अवस्था परिवर्तन की बात की थी तो हमने मुख्य रूप से दो बिंदुओं को कवर किया था। भाई पहली बार में हमने ये देखा था कि तापमान में परिवर्तन से अवस्था में परिवर्तन आएगा, ठीक है। इसके बाद हमने ये देखा था कि दाब में परिवर्तन से भी अवस्था में परिवर्तन आएगा। तो तापमान और दाब दो ऐसे पैरामीटर्स हैं, दो ऐसे आधार हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि अवस्था में परिवर्तन आएगा। तो ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। क्या एग्जांपल है? आप पानी को गर्म करना है, स्टार्ट कीजिए, तापमान बढ़ाइए, पानी जो है वो गैसीय अवस्था में आ जाएगा, जिसको हम वाष्प कहते हैं। तो किस में परिवर्तन आया भी? तापमान से, है ना, परिवर्तन से अवस्था में परिवर्तन आ गया। अच्छा, अब बात करते हैं दाब में परिवर्तन से, ठीक है। तो आपने सुना होगा LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको आप क्या कहते हो? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, है ना। तो वो है तो गैस, पर आपने उसके ऊपर इतना दाब लगा दिया है, उसको इतना संपीड़ित कर दिया है एक सिलेंडर के अंदर कि वो गैसीय अवस्था से अब द्रव अवस्था में आ चुकी है। मतलब ये कि आप यदि किसी चीज पर बहुत ज्यादा दाब लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन संभव है। तो ये आंसर भी सही है। अब जब दो ही सही है और तीसरे वाला भी सही है, क्योंकि वो ऊपर जो लिखा हुआ है उसको अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? इनमें से सभी। कहानी समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा आपका घ, है ना। चलो चलिए अच्छा, एक और चीज, जब आप ये पूरी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आपको बीच में कोई डाउट आ जाए, आप बिल्कुल उसको कमेंट कीजिए। हमारी जो टीम है, ठीक है, हम उसको सॉल्व करेंगे। आपका जो भी कमेंट करेंगे, जो भी आपके डाउट रहेंगे, उस पर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, एक डिफरेंट सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आपको जो भी डाउट है, जो भी है, आप हम ऐसे कुछ स्पेशल जो है स्पेसिफिक कमेंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे, जिनके बारे में हमें लगेगा कि इन क्वेश्चंस को हमें कवर करना चाहिए, अच्छे सवाल हैं, ठीक है। तो आपके मन में जो भी सवाल होगा आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है, और उस पर हम एक सेपरेट वीडियो जो है वो रिलीज कर देंगे, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इनका कहना है कि गर्म करने पर पदार्थ के ठोस अवस्था से सीधे, अच्छा, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में आ रहा है, बाईपास ले रहा है, पदार्थ जो है वो बाईपास ले रहा है,
ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में आ रहा है, द्रव अवस्था जो है उसको वो भूल रहा है, मिस कर रहा है, राइट। तो ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में यदि आएगा तो इस प्रक्रिया का नाम क्या होगा? ऊर्ध्वपातन। मुझे पता है जितने स्टूडेंट्स इस क्लास को पहले से देख रहे हैं अभी तक उनके दिमाग में सारी चीजें जो हैं वो फिट हो गई होंगी, है ना। तो इसका नाम क्या होगा? ऊर्ध्वपातन। चलो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखते हैं, अच्छा निम्न में कौन वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है? निम्न में कौन वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है समझते हैं। अच्छा, वाष्पीकरण जब भी आए आप सबसे पहले ये देखें कि कपड़ों का सूखना क्या होता है। जब कपड़ा सूखता है और उसके अंदर से जो जल के कण होते हैं वो वाष्प बनकर बाहर निकल जाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है वाष्पीकरण का, ठीक है। तो अब जब हम कपड़े को सुखाते हैं तो हम दो तीन चीजों को ध्यान में रखते हैं, हम उसको फैला देते हैं। मतलब जितना हम सतह बढ़ाएंगे, सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा वाष्पीकरण उतना ज्यादा होगा। तो क्या लिखा हुआ है? तो कौन वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है? तो भाई ये तो करता है, इसलिए गलत ऑप्शन है ना। इसी तरीके से क्वथनांक जो है, ठीक है, ये भी करता है, तो ये भी एक गलत ऑप्शन हो गया, है ना। अच्छा, वायु की गति, आपने देखा होगा जब हवा तेज चलती है तो वाष्पीकरण जल्दी होता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तेज हवा में वाष्पीकरण जल्दी होता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो ये भी करता है। वायु का जो घनत्व है उसका वाष्पीकरण से कोई लेना देना नहीं है। वायु के घनत्व का वाष्पीकरण से कोई भी लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये हमारा सही ऑप्शन हुआ, क्योंकि ये नहीं करता है। करता है नहीं करता। यदि करता होता तो ये सारे आते हैं, ठीक है। चलो चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ जी, अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है ना, वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है ये अपने आप होती है या फिर हम इसके लिए बाहर से ऊष्मा देते हैं, ठीक। तो अब इसको हम समझते हैं, फिर वही कपड़े सुखाने की बात हो गई। कपड़ा यदि सूख रहा है तो आप गर्म तो नहीं करते ना नीचे से, अपने आप वो वातावरण की ऊष्मा लेता है कपड़ा, उसके अंदर का जो द्रव होता है यानी कि जल होता है, तरल रूप में होता है, वो उसमें से निकलता है और वाष्प बनकर फुर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वाष्पीकरण की स्वतः होने वाली क्रिया है। अच्छा, क्वथनांक वाली बात बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक मिनट देखो, ओके, ये क्योंकि ये वाला भी तो ऑप्शन है ना इसमें, उपयुक्त सभी वाला, तो इसको भी अपन कवर करेंगे ना। अच्छा, तो एक सतह होने वाली क्रिया है। अच्छा, एक और चीज लिखी हुई है, शीतलता उत्पन्न करती है, बिल्कुल सही बात है, ध्यान से देखो, शीतलता उत्पन्न करती है। अच्छा, कैसे करती है? तो जब भी आपको पसीना आता है, ये वाष्पीकरण का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप वाष्पीकरण के 3 एग्जाम्पल्स को, 3 उदाहरणों को हमेशा अपने दिमाग में फिट रखें। सबसे पहला कपड़े का सूखना, दूसरे नंबर पे जब आप अपने हाथ पर पेट्रोल, स्प्रिट ऐसी कोई चीज डालते हो, नेल पेंट रिमूवर जैसी कोई चीज डालते हैं, तो आपको ठंडा फील होता है। तो क्या हो रहा है कि वो जो पेट्रोल आपने अपने हाथों पर डाला था उसने आपके हाथों से गर्मी ली, ऊष्मा ली, और वो क्या हो गया भाई, उसने ऊष्मा ली और वो द्रव से यानी कि तरल रूप से वाष्पीकृत हो गया। तो वो ये क्या हुआ? ये वाष्पीकरण हुआ। बात समझ में आ रही है? तो जब भी वाष्पीकरण होगा, पहली बात कपड़े का सूखना, दूसरा उदाहरण है आप हाथ के ऊपर पेट्रोल रखिए, आपको ठंडा फील होगा, मतलब कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता आती है। तीसरी बात, जब भी वाष्पीकरण होगा, है ना, जब भी वाष्पीकरण होगा तो जिस सरफेस पर, जिस सतह पर वाष्पीकरण हुआ है, ठीक है, जिस सतह पर वाष्पीकरण हुआ है वो ठंडा हो जाएगा और जो वायुमंडल है आपका वो गर्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो समझते हैं। देखो, द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करती है क्या? वाष्पीकरण की, है ना, बिल्कुल करती है। और तो क्योंकि तीनों अपने सही हैं तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए भाई? उपयुक्त सभी सही होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया? चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, है ना। देखिए ध्यान से, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? ठीक है, अब ना इसको बच्चों बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं एक एग्जांपल देने वाला हूं कि ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा में अंतर क्या होता है ना। ध्यान से देखिएगा भाई, मैंने यहां पर लिखा है H2O, ठीक है, और H2O जो है ये कौन सी अवस्था में है? तरल अवस्था में। तो जब H2O तरल अवस्था में है, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? और इधर पे लिख देते हैं, एक मिनट, H2O गैसीय अवस्था में, है ना। अब ध्यान से देखिए, H2O यदि तरल अवस्था में है तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे जल बोलेंगे, ठीक। और H2O यदि गैसीय अवस्था में है तो हम इसे क्या बोलेंगे भाई? हम इसे वाष्प बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर? जल है तरल अवस्था में तो हम उसे जल बोलेंगे, और यदि
गैसीय अवस्था में तो हम उसे वाष्प बोलेंगे। तो क्या होगा, आप यहां से ऊष्मा देंगे, तो जब आप यहां से ऊष्मा देंगे तो वो जल से वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन आएगा। तो ये जो ऊष्मा होगी, इसका जो एक्चुअल नाम होगा, जो एक्चुअल इसका जो परफेक्ट नेम होगा, राइट, इसको हम क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे गुप्त ऊष्मा। क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे गुप्त ऊष्मा। बात समझ में आ रही है? तो गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो अब देखो, तो सही आंसर क्या होना चाहिए भाई, क्वथनांक पर किसी द्रव के वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा। क्वथनांक पर किसी द्रव के वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा। क्वथनांक पर, क्वथनांक क्या होता है, एक ऐसा तापमान है जिस पर जो द्रव होगा वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। देखिए, हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि जब आप गुप्त ऊष्मा के बारे में बात करेंगे तब अवस्था में परिवर्तन होता है, और जब अवस्था में परिवर्तन होता है तो जो तापमान होता है वो नियत रहता है, यानी कि वही रहता है। तो क्वथनांक क्या होगा भाई, वो एक फिक्स तापमान है। बात समझ में आई? तो अब आंसर चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, चलो। अब देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है स्टूडेंट्स। इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो वायुमंडल में उपस्थित गैसें होती हैं, इसमें वाष्प कौन सी होती है ना। तो ध्यान से देखिए, तो भाई इसमें वाष्प कौन से हैं, वाष्प बताने हैं आपको। तो कैसे बताओगे, देखो, तो H2O, ठीक है। तो वायुमंडल में जितनी भी गैसें उपस्थित हैं, इसमें वाष्प क्या है भाई, H2O है ना। क्या होगा, H2O होगा आपका। बाकी जो है वो गैसीय अवस्था में तो है, पर वो वाष्प नहीं है। बात समझ में आई? तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, H2O होना चाहिए। बहुत सिंपल सवाल था, है ना। चलो अब देखो, अब कह रहे हैं कि प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा जो है वो पदार्थ की चौथी अवस्था है, क्योंकि जो गैस है, द्रव है और ठोस है, ये मौलिक यानी कि बहुत ही आधार, ये बेसिक अवस्थाएं किसकी, पदार्थ की, है ना। तो आपकी जो गैस, द्रव या ठोस है, ये कैसी है, मौलिक अवस्थाएं। पर चौथी अवस्था किसे मानते हैं हम भाई, किसको मानते हैं, प्लाज्मा को मानते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब पूछा गया है कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, इसकी गंध दूर से ही महसूस होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड की जो गंध है वो दूर से महसूस होती है। इसका मतलब ये कि दो रूम बने हुए हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर दरवाजा खुला हुआ है, चलो। अब ये यहाँ पर एक ऐसा टेबल बना हुआ है और इसमें रखी हुई है आपके हाइड्रोजन, क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड। भाई हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होती है, H2S होती है, ठीक है। और इसकी जो गंध होती है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन सल्फाइड की, बहुत गंदी होती है, ठीक है। तो रसायन विज्ञान में इसके बारे में ये कहा जाता है, ऐसा पढ़ाया जाता है और ऐसा होता भी है कि जो सड़ा हुआ अंडा होता है ना, वैसी गंध होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की। 11th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट भी है जिसमें हम लेबोरेटरी में हमारी, है ना, उसमें हम बनाते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। बात समझ में आ रही है? तो सड़े हुए अंडे जैसी गंध होती है किसकी, हाइड्रोजन सल्फाइड की। अब ये यहाँ पर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो रखा हुआ है और यहाँ कहीं पर आप हैं, ठीक है। तो ये यहां से निकल के गैस जो है वो दूसरे सभी जगह पर फैल जाएगी। भाई गैसों के बारे में हमने ये पढ़ा है कि वो पूरी फैल जाती है, उनका आयतन जो रहता है ना, और जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, उनको जितनी जगह मिलेगी उतने में वो फैल जाती है। तो इस तरीके से क्या होगा, आप यदि यहां पर हैं तो रखिए इस तरफ है, पर आप तक कैसे पहुंचेगी, तो भाई विसरण से। क्या हो रहा है, उसका विसरण हो रहा है, फैलाव हो रहा है। तो क्या होगा आंसर, भाई विसरण होगा, है ना। विकिरण हो नहीं सकता, ऊर्ध्वपातन नहीं हो सकता, संघनन नहीं हो सकता, तो मिश्रण होगा। चेक करते हैं, बिल्कुल सही बात। चलिए अब देखते हैं निम्न में कौन सा सही नहीं है। ध्यान से देखेंगे, जल्दी में नहीं रहना है। कौन सा सही नहीं है मतलब कौन सा गलत है। तो आप सही नहीं को समझने के लिए बना दें गलत। क्या बना देंगे भाई, गलत बना देंगे, है ना। तो क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा, तो निम्न में से कौन सा गलत है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ठोस पदार्थ के कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो न्यूनतम होती है। ये बात बिल्कुल सही है। ठोस के जो कण होते हैं उनकी जो, है ना, गतिज ऊर्जा होती है वो बहुत कम होती है, वो ज्यादा इधर उधर मूव नहीं करते हैं, ठीक है। अब द्रव तरल होते हैं किंतु ठोस दृढ़ होते हैं, ये बात भी सही है। जो ठोस होते हैं वो दृढ़ होते हैं। अच्छा, ठीक है। वाष्पीकरण की क्रिया द्रव की सतह के अंदर होती है, नहीं, अंदर नहीं होती है, सतह पर होती है। बात समझ में आई? तो ये जो होगा ये होगा हमारा गलत, और यही हमारा ऑप्शन होगा। पर हम अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी देख लेते हैं कि जो जल का घनत्व है वो बर्फ के घनत्व से अधिक होता है। जल का जो घनत्व है वो बर्फ के घनत्व से अधिक होता है।
है ना, तो बिल्कुल सही होता है। अब उसको समझने के लिए हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा प्रयास सिर्फ सवाल को समझना नहीं है, हम रिवीजन भी करते जाएंगे, जिससे ये चैप्टर आपके दिमाग में बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा। तो भाई ये द्रव है, ठीक है, ये जल हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका जल हो गया, और आपने क्या किया, ये यहां पर आपने जो है ये बर्फ रख दिया। तो जो बर्फ है ये ऊपर की तरफ है ना, तो इसका मतलब ये हुआ भाई ये सघन हुआ, जल कैसा हुआ, सघन हुआ, ठीक है, और इसकी जो घनत्व है वो कम है, तब तो वो सरफेस के ऊपर है, तब तो वो सतह के ऊपर है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो चीज है ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन सही मतलब गलत वाला। वाष्पीकरण की क्रिया द्रव की सतह के अंदर होती है, अंदर नहीं होती है, सतह पर होती है। तो इसको चेक कर लेते हैं अपन लोग, है ना, देखो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल क्या है, ठीक है, तो बढ़ते हैं। तो अब सवाल क्या है, सही कथन बताना है ना, कि कौन सा कथन जो है इसमें वो सही है। अच्छा, तो अभी भाई इन्होंने पहला जो पूछा है कि द्रव की गैसों की अपेक्षा आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं, नहीं, सबसे आसानी से जो गैसें होती हैं, ठीक है, उनको संपीड़ित किया जा सकता है। तो ये तो भाई गलत हो गया आपका, है ना, बात समझ में आ रही है, ये कैसा हो गया, गलत हो गया, देखो तो ये हो गया आपका गलत, ठीक, ये गलत हो गया। अच्छा, गैसों का विस्तरण नहीं होता किंतु द्रवों का विस्तरण होता है, नहीं, गैसों का तो विस्तरण होता है, तब तो आप एक रूम में अगरबत्ती लगाते हो और वो दूसरे रूम में पहुंच जाती है ना। आप जब डिओड्रेंट लगाते हो तो दूर वाले को भी उसकी जो गंध है वो पहुंच जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये भी गलत कथन है, सही बताना है अपने को, है ना। अब पूछ रहे हैं कि ठोस पदार्थों की जो आकृति और उसके आयतन होते हैं वो निश्चित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठोस पदार्थ की, इस घड़ी को ले लेते हैं, इस पेन को ले लेते हैं, जो आकृति है और जो आयतन है ना, वो निश्चित होते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो ये बिल्कुल सही है। अच्छा, गैस के कणों के बीच में जो अंतराण्विक बल होता है वो ठोस और द्रव की तुलना में ज्यादा होता है, ठीक है, तो ये भी बात जो है वो गलत है। कैसे, ध्यान से देखो भाई, वो कम होता है, ज्यादा कैसे होगा, है ना, तब तो उसके कण बहुत दूर दूर रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ग जो है अपना, ऑप्शन सी जो है वो सही होना चाहिए। देखते हैं, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या कहा जा रहा है कि जो पदार्थ के कणों के बीच में उपस्थित आकर्षण बल है उसको अपन क्या कहते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में उपस्थित आकर्षण बल जो है उसको हम क्या कहते हैं, तो आंतरिक बल, अंतराण्विक बल, कराकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो भाई सीधी सी बात है, किसके बीच में, कणों के बीच में, है ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंतराण्विक बल हो जाएगा। चेक करते हैं, ठीक है, तो यही हमारा सही आंसर है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल जो है इसमें पूछा गया है कि जो भोजन की गंध होती है, भोजन की गंध जो होती है, ठीक है, कुछ बढ़िया से बन रहा है, बढ़िया हलवा बन रहा है ना, कुछ बढ़िया से सब्जी बन रही है, पास्ता बन रहा है, पिज्जा बन रहा है, जो भी चीज़ है, भोजन की जो गंध है वो किस प्रक्रिया से महसूस होती है। मतलब ये कि जब किचन में खाना बन रहा है और आप अपने स्टडी रूम में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको वो जो गंध पहुंची वो कैसे पहुंची, तो भाई वो पहुंची किससे, विसरण से पहुंची, है ना। तो आंसर क्या होना चाहिए, विसरण होना चाहिए। चलो देखो तो चेक कर लेते हैं इसको अपन एक बार, ठीक, बिल्कुल सही बात है। अगले सवाल में कह रहे हैं कि सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है उसके बारे में कुछ बात हो रही है। क्या ये एक द्रव है, एक गैस है, एक ठोस है और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सिलेंडर के अंदर तो वो द्रव है, सिलेंडर के अंदर, क्योंकि आप उसको इतना ज्यादा संपीड़ित करते हैं गैस को कि सिलेंडर के अंदर तो वो द्रव है। हाँ, सिलेंडर की जब वो बाहर निकलेगी, है ना, तो क्या होगा, उसका जो संपीड़न है, उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, तो फिर वो गैस से किस में द्रव से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो गैस में परिवर्तित। तो सिलेंडर के अंदर वो हमेशा द्रव है, सिलेंडर के अंदर द्रव है, सिलेंडर के बाहर वो गैस है। तो ये पूछ रहे हैं सिलेंडर में भरी हुई तो कैसी होगी, द्रव होगी, सिलेंडर के बाहर कैसी होगी, गैसीय रूप में होगी, है ना। तो इसको चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात। चलो अब देखिए, किसी खोलते हुए द्रव का जो तापक्रम है, तापक्रम का मतलब तापमान है, कोई भी जो द्रव है आपका जो खोल रहा है इसका जो तापक्रम है वो कैसा होगा, है ना। तो देखिए भाई क्योंकि वो खोल रहा है तो स्थिर रहेगा, घटेगा, बढ़ेगा या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसको समझने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक यहां पर बर्तन लेते हैं और इसको हम ऊष्मा देते हैं,
जब कभी भी ऐसे चैप्टर्स में, अध्यायों में इस तरीके से कुछ बना होगा डेल्टा जैसा, तो इसका मतलब यही कि आप ऊष्मा दे रहे हैं। ठीक है, तो एक बर्तन लिया आपने, इस बर्तन में आपने जो है पानी डाल दिया, जल डाल दिया इसमें आपने, चलो ये डाल दिया आपने इसमें जल। जब आपने इसमें जल डाला और नीचे से इसको आपने गर्म करना स्टार्ट किया, तो जल जो है वो एक समय बाद पहुंच जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। आप यदि इसको 100 डिग्री सेल्सियस के बाद और गर्म करने की कोशिश करेंगे तो इसका तापमान नहीं बढ़ेगा, अब इसकी अवस्था बढ़ेगी, है ना। आप क्वेश्चन को समझते हैं, है ना। देखो, किसी खौलते हुए द्रव का तापमान तो कैसा रहेगा, ये स्थिर रहेगा। आप यदि और ऊष्मा देंगे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, ये 100 से आगे नहीं बढ़ने वाला है, पर हाँ ये जल है, आप ऊष्मा देंगे तो ये ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि इससे ज्यादा जल जो है वो ऊपर पहुंच ही नहीं सकता, खौलने के बाद उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा, तो तापमान में परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, भाई जो तापमान है वो स्थिर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो तापमान है वो स्थिर रहेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए चेक करते हैं इसको, सही बात। अब देखो अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि किसी ठोस पदार्थ के द्रव्यनांक, बात समझ में आई, किसी ठोस पदार्थ के द्रव्यनांक, है ना। हमने ये देखा था कि जो पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं उनमें परिवर्तन जब होता है तो उसके लिए हमने अलग अलग शब्द उपयोग किए थे। जैसे हमने कहा था वाष्पीकरण, जब द्रव से कोई भी चीज वाष्प में बन जाएगी, है ना। तो ये बात कर रहे हैं कि इसकी द्रव्यनांक की बात कर रहे हैं। किसी ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक जो है वो द्रव रूप का क्या होता है, समझ लेते हैं। तो भाई क्वथनांक होता है, तो क्वथनांक तो नहीं हो सकता। क्वथनांक का मतलब है द्रव का वाष्प में, और बात किसके बीच में हो रही है, तो बात हो रही है ठोस के बीच में और किसके बीच में, भाई द्रव के बीच में। ठोस के बीच में और द्रव के बीच में तो दो ही चीजें होंगी, है ना। या तो आपका ठोस से द्रव बनेगा, ठीक है, या फिर आपका या तो ऐसा होगा या फिर द्रव से ठोस बनेगा। तो ठोस से जब द्रव बनेगा, ठीक है, तो आप उसको क्या कहोगे, उसका आप गलन कहोगे ना, वो चीज गल रही है ना। ठीक है, तो अब समझते हैं इसको। तो क्या होगा भाई, वो हिमांक होगा। क्या होगा, हिमांक होगा। द्रव से जब ठोस में बनेगा, ठीक है, ध्यान से देखो। अच्छा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको अपन थोड़ा सा कनेक्ट कर लेते हैं। ये जो गलन होगा ये ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। गलन जो होगा ये कहां पर आएगा भाई, ये ऊपर की तरफ आएगा। गलन यहां पर आएगा, ठोस से द्रव बन रहा है ना, और द्रव से क्या होगा, तो भाई वो हिम बन रहा है, तब तो हम कहते हैं ना हिम। बर्फ को क्या कहते हैं हम, हिम, और जहां पर बर्फ होती है वो क्या है, वो हिमालय है। ठीक है, तो बर्फ बनते समय जो तापमान रहेगा वो क्या रहेगा, हिमांक रहेगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, हिमांक होना चाहिए। क्वथनांक या हिमांक नहीं हो सकता, आंसर क्या होना चाहिए, हिमांक होना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल सही बात है। चलो अब देखते हैं। अब अगले सवाल में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मी के समय में अधिक आरामदेह होता है। तो सीधी सी बात है, जब भी बात होती है गर्मियों की, ऐसा कहा जाता है कि सूती का जो कपड़ा है उसको उपयोग कीजिए। क्यों ऐसा होता है, देखिए गर्मियों के समय पर वातावरण का तापमान बढ़ जाता है, तो इससे क्या होता है, ठीक है, कि हमारे शरीर के अंदर जो भी जल होता है वो वाष्प बनकर, है ना, वातावरण से वो गर्मी लेता है, और जल जो होता है वो वाष्प बनकर बाहर चला जाता है। तो इसके कारण हमारी जो बॉडी रहती है स्टूडेंट्स, वो कैसी रहती है, वो नेचुरली ठंडी रहती है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो एक नेचुरल, एक प्राकृतिक एसी है, एयर कंडीशनर है ना। आपने देखा होगा कि जब गर्मियों के समय पर तापमान बाहर का ज्यादा रहता है तो जो हमारा शरीर होता है वो ठंडा रहता है, ठीक, और ठंड के समय पर जब बाहर का तापमान कम रहता है तो जो हमारा शरीर है वो गर्म रहता है, क्योंकि शरीर को अपना जो तापमान है, जैसे हम कहते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, उसे मेंटेन करना रहता है। बात समझ में आई। तो यदि आप सूती का कपड़ा पहनोगे तो वाष्पीकरण अच्छे तरीके से हो पाएगा, है ना। तो सूती के कपड़े पहनने से वाष्पीकरण अच्छे तरीके से होगा, पसीना अच्छे तरीके से आ पाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल जो है वो महसूस करेंगे। तो ध्यान से देखिए, तो क्या होना चाहिए भाई, सूती का कपड़ा पहनना चाहिए। आप यदि सिल्क या पॉलिस्टर या सिंथेटिक कपड़ा पहनेंगे तो आपको गर्मी ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो सूती का कपड़ा जो है वो वाष्पीकरण में मदद करता है, ये इसका आंसर था, है ना। देखो बिल्कुल सही बात। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पूछ रहे हैं कि वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है वो किस तापक्रम पर होती है। वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है वो किस तापक्रम पर होती है।
है ना, निम्न पर होती है, क्वथनांक पर होती है, उच्च पर होती है, या फिर सामान्य पर होती है। तो वाष्पीकरण जो है वो है क्या? क्वथनांक बिंदु के पहले ही सामान्य तापमान पर यदि कोई द्रव अवस्था में पाया जाने वाला पदार्थ है, ठीक है, तो वो यदि अपने आप वाष्पीकृत हो रहा है, जैसे तालाब का पानी सूख जाना, या फिर आप एक ग्लास में पानी लीजिए, आप 20 मिनट बाद आकर देखेंगे, एक घंटे बाद आकर देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि जो सतह है, जो लेवल है पानी का उस ग्लास के अंदर, वो कैसा हो गया भाई? वो कम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? सामान्य जो भी तापमान रहेगा उस पर होता है वाष्पीकरण, है ना। खोलना नहीं, पानी को खौलाना नहीं है, आप रख दीजिए, अपने आप वो वातावरण से ऊष्मा लेगा और एकदम धीरे 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 जो है द्रव के जो कण होंगे, अणु होंगे, वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे? तो भाई वो हो जाएंगे आपके वाष्प में। इसका मतलब वाष्पीकरण हमेशा होता है सामान्य तापमान पर, और यही हमारा आंसर होना चाहिए। चेक करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए निम्न में कौन सा ठोस पदार्थ का गुण नहीं है? निम्न में कौन सा ठोस पदार्थ का गुण नहीं है? तो देखते हैं, है ना। सबसे पहली बात तो ये कि संपीड़न बहुत कम होता है, इसमें घनत्व बहुत ज्यादा होता है, दरिद्रता होती है, बहाव नहीं होता है ना। एक ठोस पदार्थ लेते हैं, ये रख दिया, क्या इसमें कोई बहाव हो रहा है? यदि पानी होता तो इधर उधर चला जाता वो। तो जो ठोस पदार्थ है स्टूडेंट्स, इसमें बहाव नहीं होता है ना। तो वही पूछा है इन्होंने, नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए भाई? हमारा जो आंसर होगा किस पर करेंगे हम? बहाव पर हम लॉक करेंगे। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, बिल्कुल सही बात है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है, किसी द्रव पदार्थ का वाष्पीकरण तेज करने के लिए उसे निम्न में से किसमें रखेंगे? वाष्पीकरण आप यदि तेज करना चाहते हैं तो आप किसमें रखेंगे? तो ऐसे कौन से कारक होते हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में मैं एक दूसरे वीडियो में बता चुका हूं। बात समझ में आ रही है? तो वाष्पीकरण यदि आप बढ़ाना चाहते हो तो जो सतह का क्षेत्रफल है वो ज्यादा होना चाहिए, जो तापमान है वो भी ज्यादा होना चाहिए, जो वायु की गति है वो भी ज्यादा होनी चाहिए, पर जो आर्द्रता है स्टूडेंट्स वो कम होनी चाहिए, है ना। तो वाष्पीकरण तेज करना यदि आप चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? देखो भाई, बोतल में, ग्लास में, थाली में, फ्रिज में, आप यदि थाली में रखते हैं तो वो फैला रहेगा, सरफेस एरिया जो ज्यादा है, सतह जो है उसकी वो बहुत ज्यादा है, सतह का क्षेत्रफल ज्यादा है, तो क्या होगा? बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, है ना, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। चलो ये रही बॉटल, ठीक है, और क्या बनानी है भाई? ग्लास बनानी है, ये लो ग्लास भी बन गई, बाल्टी ना समझे ग्लास है, ठीक है, और थाली बना लेते हैं। चलो ये लो थाली बन गई, है ना, ये थाली बन गई, ये थाली बन गई। अब भाई रेफ्रिजरेटर कैसे बनाऊं? मान लीजिए ये रहा आपका, ये एक डिब्बा है, इसमें इसका दरवाजा है, ये रेफ्रिजरेटर हो गया आपका। सब में पानी डालते हैं अब, है ना, चलो पानी डालते हैं। तो ये रेफ्रिजरेटर के अंदर यहाँ पर एक रखा हुआ है, इसके अंदर पानी है, ये बॉटल के अंदर भी पानी है ना, यहाँ पर भी पानी है, चलिए यहाँ पर भी पानी है। अब ये बताइए कि जब ज्यादा से ज्यादा ये वाले केस में जब आप थाली की बात कर रहे हैं तो आपका जो जल है ना, जब आप थाली की बात कर रहे हैं तो जो जल है वो वातावरण के ज्यादा संपर्क में आ रहा है, तो वाष्पीकरण जल्दी होगा। इसीलिए आपने देखा होगा तालाब में बहुत सारा पानी होने के बाद भी तालाब जल्दी सूख जाता है और कुआं उसी की तुलना में देर से सूखती है। तो जहां पर सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहां पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा, है ना। तो आंसर क्या होना चाहिए? थाली में। चेक करते हैं। चलिए अब देखते हैं भाई अगला सवाल कि गैस से आप यदि द्रव अवस्था में परिवर्तित करना चाहते हो तो उसको आप क्या बोलेंगे, है ना। गैस से किस में कर रहे हो भाई? द्रव में कर रहे हो। इसका मतलब ये कि गैस के जो अणु होते हैं स्टूडेंट्स वो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, पर आप यदि अणुओं के बीच की दूरी कम करते हो, ठीक है, तो वो उसकी जो घनत्व है या संघनन है वो हो जाता है। तो आप यदि अणुओं को कंप्रेस कर देते हो, है ना, उसके ऊपर यदि आप दाब लगा देते हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो गैस है वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है। तो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका संघनन। क्या हो जाएगा? संघनन, क्योंकि इसमें जो घनत्व है उसको हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारा सही आंसर होना चाहिए। इसको चेक करते हैं अपन, बिल्कुल सही बात है। चलो अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। तो जो अगला सवाल है इसमें हमने ये देखा है कि निम्न में कौन सा द्रव का गुण नहीं है।
निम्न में कौन सा द्रव का गुण नहीं है। तो हम ये देख लेते हैं इसमें कि जो द्रव के गुण होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि इनका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। गिलास में डालिए तो गिलास का रूप धारण कर लेते हैं, बॉटल में डालिए बॉटल का रूप धारण कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। बट इनका जो आयतन है वो निश्चित होता है, आकार कैसा रहेगा? अनिश्चित। और जो आयतन है, ठीक है, वो निश्चित रहता है। और ये तरल होते हैं। ये कैसे होते हैं भाई? ये तरल होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो देखिए, निश्चित आयतन, निश्चित आयतन सही बात है। अनिश्चित आकृति, ये भी सही बात है। बहाव का अभाव, बहाव का अभाव नहीं, इनमें बहाव तो बिल्कुल होता है। तो ये जो स्टेटमेंट या ये जो यहां पर लिखा हुआ है ये गलत है। ठीक है, तो हमें ये बताना था कि कौन सा गुण नहीं है। तो भाई ये जो है बहाव का गुण होता है, बहाव का अभाव जो इसमें है नहीं होता है। अच्छा, ठोस से अधिक संपीड़ितता, ठोस से अधिक संपीड़ितता ऐसा नहीं होता, ठोस से कम होती है। तो हमारा ऑप्शन सही क्या होना चाहिए? बहाव का अभाव। चेक करते हैं इसको हम, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये अब देखिए, हमने लगभग 80 प्रश्न जो थे उसको आज सॉल्व किया। ठीक है, और हमारा उद्देश्य था कि हम सवाल तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, बट साथ में हमने रिवीजन भी कर लिया अपने चैप्टर का। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से हमने जितने भी क्वेश्चंस लगाए हैं, है ना, वो सारे क्वेश्चंस में हमारे चैप्टर का रिवीजन भी हो गया। और हमने ये भी देखा कि एग्जाम में इस तरीके के जो एमसीक्यूज हैं या बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो आते हैं, है ना। इसी तरीके से हमने हर टॉपिक पर, ठीक है, हर चैप्टर के लिए, हर विषय के लिए जो है वो बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है। ठीक है, जिसे आप मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पर आप देखते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि वहां पर इतनी सारी वीडियोस हो जाती हैं कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको ये चीज करनी है, ध्यान से देखिए। उसके लिए आपको गूगल पर जाना है, ठीक, और वहां पर आपको सर्च करना है www.magnetbrains.com। जब आप ये चीज पर सर्च करेंगे तो जो पेज आएगा उसमें आपको जाना है यहां पर रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर फॉर फ्री पर। मतलब जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से, है ना, जब आपने यहां पर क्लिक किया तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक विंडो आ जाएगी, जिसमें मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी प्लेटफॉर्म के सारे जो टीचर्स हैं, ठीक है, एजुकेटर्स हैं, वो आपके लिए दिन रात अलग अलग प्रकार की वीडियोस बना रहे हैं, और जो कि बिल्कुल मुफ्त है। मतलब ऐसा नहीं कि एक या दो वीडियोस के बाद आपसे बोला जाए कि आप कोई पैकेज जो है वो परचेज करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। मैग्नेट ब्रेन्स की जो टीम है वो दिन रात आप लोगों के लिए लगी हुई है, आपके अच्छे रिजल्ट के लिए। ठीक है, सारे जो टीचर्स हैं, जो पूरी टीम है वो मेहनत कर रही है। बात समझ में आई? तो यहां पर जो एजुकेशन है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब ये कि आपको कोई भी पैकेज जो है वो खरीदना नहीं है। सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, ऐप पर, वेबसाइट पर जो है वहां पर जाइए, वहां से आप वीडियो पर क्लिक कीजिए, है ना, तो आपको सारी चीजें कैसी मिलेगी? मुफ्त मिलेगी। समझते हैं इसको? ठीक है, अब मानकर चलते हैं, देखिए हमारी टीम भी यहां पर है, मानकर चलते हैं आपको भौतिक विज्ञान पढ़ना है ना, या फिर आपको रसायन विज्ञान यदि पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे? आपको जो भी चीज पढ़नी है, जो भी विषय आपको पढ़ना है, आप वहां पर वॉच नाउ पर क्लिक कर दीजिए। जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसी कोई चीज आएगी। चलिए, क्लिक किया तो फिर आपके सामने ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहां पर आप ये देखेंगे कि जितने भी अध्याय आपके सिलेबस में हैं, ठीक है, क्योंकि किसी भी अध्याय से अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बात समझ में आई? तो हर अध्याय में हमने क्या क्या कवर किया हुआ है, ठीक है, हमने एक वन शॉट रिवीजन वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें हम पूरे चैप्टर को समझाएंगे, उसके अंदर के जो प्रश्न होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। वैसे ही उस चैप्टर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स गिवन हैं, जितने भी उसके भाग हैं, उसके लिए भी सेपरेट वीडियोस बनाई गई हैं। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन है उसके बारे में भी बात की जाएगी, और भी आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं जो ये यहां पर ऑलरेडी गिवन है ना। आपको यदि एमसीक्यूज चाहिए तो उसके लिए भी वीडियोस बनाई गई है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चैप्टर है वहां से आपके एग्जाम में कुछ भी यदि पूछ लिया जाए तो उस पूरे का जो सॉल्यूशन है, उसका जो वो तोड़ है, ठीक है, वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर अवेलेबल है स्टूडेंट्स। मतलब यह कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में जो भी चीज आने वाली है उसकी पूरी तैयारी जो है वो आपको मिलेगी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी प्लेटफॉर्म पर। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अभी क्या करना है? अभी ये जो है मैग्नेट ब्रेन प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, इसके बारे में देखो। तो इसी तरीके से जैसे अभी हमने ये देखा कि कौन सी चीजें अवेलेबल हैं,
ठीक है, इसमें कुछ और चीजों को मैं जोड़ता हूं, जैसे कि कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बात समझ में आ रही है? जहां पर आपको किसी भी प्रकार के किसी पैकेज को खरीदने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अगली जो क्लास रहेगी उसमें हम नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ प्रेजेंट होंगे, जिसमें हम नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे, है ना। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ में, ठीक है। और हमारी जो वीडियोस हैं इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।